कितने तुम लोगों ने करा था इसमें? ये किसका है? वंश? मतलब प्री। देखो, अब अगर पेपर्स को देखा जाए तो पेपर्स में कुछ इसी तरीके के क्वेश्चंस आने की संभावना रहेगा। ठीक है। और ऐसे ही आपको एक पैसेज दिया जाएगा और उस पैसेज के बेसिस पे आपको आंसर करना होगा। जैसे ये पैसेज था फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन पे 19(1)(a) पे। और हम लोग जानते हैं कि भाई फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन जो है फंडामेंटल राइट में एक हमारा फंडामेंटल राइट है, लेकिन एब्सोल्यूट नहीं है। ये बात याद है ना, कि उसके ऊपर भी रिस्ट्रिक्शंस लगाए जा सकते हैं। अब पैसेज को हम लोग पढ़ने के बाद पहला क्वेश्चन आया था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज प्रोटेक्टेड अंडर 19(1)(a)। तो इसका क्या जवाब दिया आप लोगों ने? सी, यानी कि क्रिटिसाइजिंग गवर्नमेंट पॉलिसीज पीसफुली। तो देखो, पहला वाला है कि इनसाइटिंग वायलेंस ड्यूरिंग अ प्रोटेस्ट। ये तो नहीं हो सकता। ओके, आपको इस एक्सप्रेशन का अधिकार है लेकिन आप वायलेंस नहीं कर सकते। पब्लिशिंग ऑब्सीन कंटेंट, यानी कि कोई आप जो एडल्ट कंटेंट है, ऑब्सीन कंटेंट है, उनको पब्लिश करना, ये एक्सप्रेशन के अधिकार में ये नहीं कि आप नेकेडनेस को जो है आप एक्सप्रेस करें उस तरीके से। ठीक है। यूजिंग डिफेमेटरी लैंग्वेज, तो मैंने आपको बताया था, अब यहीं पे समझना था एक बहुत इंपॉर्टेंट को। समझना क्या चाहिए कि 19(1) में जो हमें अधिकार मिले हैं, जितने भी वो ABCDEG, ये सबके सब कंट्रोल होते हैं। सॉरी, सेक्शन लिख दिया है। आर्टिकल 19, हमारे आर्टिकल 19(1) में जो भी आपको मिला है, ये सब के सब कंट्रोल होंगे इस साइड के आर्टिकल 19 क्लॉज 2, देन 3, 4, 5, 6 इधर। ये सुनो, तो हमें इसको कंट्रोल में देखना था, तो ये सारे काम आप नहीं कर सकते। अब अगर पैसेज को पढ़ के थोड़ा सा अगर समझ, क्योंकि लिखा हुआ है फ्रीडम इज नॉट एब्सोल्यूट, तो हमें उस पैसेज में फोकस करना था। तो पहले का आंसर हो जाएगा सी। दूसरा क्या होगा? अब देखो 19(2) वाली बात की गई है, क्या आंसर लिखा? बी, टू प्रोटेक्ट नेशनल सिक्योरिटी एंड द पब्लिक डिसेंसी। ये सुनो, तो भाई रिलीजन को प्रमोट करने के लिए यहां पर ऐसी कोई बात नहीं की गई, तो बी इज द आंसर। तीसरे का आंसर क्या लिखा? ए, बिकॉज इट में ऑफेंड पब्लिक डिसेंसी, तो उसका आंसर होगा ए। चौथे का आंसर क्या लिखा? बी, सेंसरिंग आर्टिस्टिक वर्क मेयरली फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशंस। यहां पे कहा गया रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस नहीं, वुड मोस्ट लाइकली नॉट क्वालिफाई एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। क्या क्या उसमें आपका क्या था, क्या वंश? अच्छा, तो उसमें क्या दिक्कत आई थी, मुझे वो माइंड जानना है तुम्हारा। इसका आंसर बी। ठीक है। कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वुड मोस्ट लाइकली नॉट क्वालिफाई एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आपको पता है नहीं कि फ्रीडम ऑफ स्पीच पे हम रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, बोलने का अधिकार है, लेकिन सब कुछ बोलने का अधिकार है। ठीक है। कहता है कि बैनिंग इन्फ्लेमेटरी स्पीच दैट कॉजेज रायट्स, ये तो भाई रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। आप अगर कोई भी ऐसा जिससे भड़काऊ भाषण, ठीक है, ऐसा हो, वो अलाउड नहीं। ये सुनो, तो ये पॉइंट आपको समझना था। दूसरा पॉइंट देखते, तो भाई ये तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन में नहीं आएगा। कहता है वुड नॉट क्वालिफाई एज अ रीजनेबल रिस्ट्रिक्शन। ठीक है। तो इसको हम लोग रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस की कैटेगरी में जो है यहां पे ये नहीं कह सकते कि भाई कि सेंसरिंग आर्टिस्टिक वर्क मेयरली फॉर बीइंग क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशंस, इस पे रिस्ट्रिक्शन, मतलब ये तो रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस में आएगा, लेकिन इसको नहीं रख सकते सेंसरिंग आर्टिस्टिक वर्क। तो क्यों भाई? क्रिटिकल ऑफ द ट्रेडिशंस के लिए आप आर्टिस्टिक वर्क को अगर कंट्रोल कर रहे हैं, तो इसको ये रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस के क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। ये सुनो, इसको थोड़ा ऑब्जर्व करना था। दूसरा क्या है, पांचवा क्वेश्चन, क्या आंसर? बिकॉज इट enables people to enjoy other freedoms meaningfully, right? पैसेज नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 1, इट इज एन इम्प्लाइड राइट अंडर 19(1)(a)। अब हम लोगों ने डिस्कस भी किया था, 19 के अंदर भी कई सारे इम्प्लाइड है और 21 में तो सबसे ज्यादा। ओके, राइट टू स्लीप इज ऑल्सो 21, राइट टू फूड इज 21, शेल्टर इज 21, एजुकेशन इज 21, एनवायरमेंट इज 21, ट्रैवल इज 21, यस नो, प्रिवेसी इज 21, राइट टू प्रिवेसी, के एस पुट्टास्वामी। ठीक है। दूसरे का क्या लिखा? बी, न्यूज चैनल रिपोर्टिंग कोर्ट प्रोसीडिंग्स फेयरली। पैसेज नंबर 2 बी, 2 का 3 बी, टू प्रिवेंट न्यूज़पेपर फ्रॉम कवरिंग एंटरटेनमेंट, ये कैसे लिखा? अंडर विच है? हाँ, तुमने ए लिखा, और थर्ड का बी नहीं लिखा। आइए पढ़ते हैं। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द स्टेट लेजिटिमेटली रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ प्रेस? पैसेज नंबर 2,
पैसेज नंबर 2 का थर्ड क्वेश्चन हमें देखना है। सेकंड क्वेश्चन देख लिया, पहले आते पैसेज नंबर 2 क्वेश्चन नंबर 1 बी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 बी। वंश तुम्हारा क्या है क्वेश्चन नंबर 2? यानी जर्नलिस्ट थ्रेटनिंग पब्लिक ऑफिशियल्स विद वायलेंस। कैसे लिखा? Which of the following best illustrates the freedom of press? फ्रीडम ऑफ प्रेस में ये फ्रीडम है जर्नलिस्ट को? क्या जर्नलिस्ट को ये फ्रीडम है कि वो धमकी दे सकता है सरकारी अधिकारियों को, वायलेंस की तरह सर फोड़ दूंगा? नहीं, सी नहीं हो सकता। सी तो किसी भी हालत में नहीं हो सकता। फ्रीडम ऑफ स्पीच का एक्सप्रेशन, मैं तुम्हें धमकी दे सकता हूं कि आई हैव अ 19(1)A, ओके तुम कल क्लास आना नहीं तो मैं तुम्हारा हाथ काट दूंगा। ठीक है, तो आप बोलोगे सर पागल तो नहीं हो गए हो? ये सुनो, आपको बोलने का अधिकार है, इसका मतलब थोड़ी कि कुछ भी बोल सकते हो। तो ये हो गया। अब थर्ड का जो आंसर है वो बी। अंडर विच ऑफ द फॉलोइंग सर्कमस्टांसेस कैन द स्टेट लेजिटिमेटली रिस्ट्रिक्ट फ्रीडम ऑफ द प्रेस? फ्रीडम ऑफ प्रेस को कब रोका जा सकता है, ये कहा गया। टू सप्रेस क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी। हाउ कैन यू स्टॉप द प्रेस? वो सरकार के इकोनॉमिक पॉलिसी को क्रिटिसाइज कर रहा है तो आप प्रेस रोक दोगे? सोचो, ये तो हो ही नहीं सकता। हाउ कैन यू सप्रेस द क्रिटिसिज्म ऑफ द गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी? अगर मान लो मैं न्यूज़पेपर टाइम्स ऑफ इंडिया, मैं सरकार की गवर्नमेंट इकोनॉमिक पॉलिसी को मैं क्रिटिसाइज कर रहा हूं, तो मेरा न्यूज़पेपर बंद कर दोगे आप कि कल से नहीं छापोगे? तो यानी कि ये तो ए हो ही नहीं सकता। सोचो क्या लिखा है कि किस सर्कमस्टांसेस में स्टेट रिस्ट्रिक्ट कर सकता है। टू स्टॉप रिपोर्टिंग दैट अफेक्ट्स फ्रेंडली टाइज विद फॉरेन स्टेट्स। ये इस पे रोक सकते हैं। हमारे संबंध फॉरेन स्टेट के साथ जो हमारे फ्रेंडली टाइज हैं, उनको आपको स्टॉप किया जा सकता है ताकि आप अफेक्ट नहीं कर पाए। जैसे इंडिया और रशिया का संबंध अच्छा है और एक न्यूज़पेपर छापा जा रहा है कि मोदी को लगता है कि रशियन प्राइम मिनिस्टर जो है वो गधे हैं। ओके, वो गलत समझ गए आप, यही पॉइंट हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर बी है। इस चीज के लिए हम तो रोक सकते हैं। ठीक है, आगे। अब फोर्थ। ओके, फोर्थ का ए, सबका ए। फिफ्थ का नहीं, बी है। सी कैसे होगा? कहता है व्हाई हैज द कॉन्स्टिट्यूशन नॉट गिवन अ सेपरेट आर्टिकल फॉर फ्रीडम ऑफ प्रेस? बिकॉज फ्रीडम ऑफ प्रेस कैन नॉट बी जुडिशियली एनफोर्स्ड। ठीक है, बिकॉज इट इज फुली कवर्ड अंडर जनरल राइट टू एक्सप्रेशन। तो ये तो बेहतर तो बी है ना। ठीक है, तो बी तो हमारा जनरल एक्सप्रेशन थी, हम बात ही कर चुके हैं, तो फिर क्या ही उसमें जाना था सी पे। तो इसका आंसर होगा बी। थर्ड पैसेज, लास्ट पैसेज, डबल जियो पार्टी पे, याद है ना, आर्टिकल 20 क्लॉज 2। व्हाट डज, पहला का क्या होगा? सी। ठीक है, दूसरा सही, तीसरा ए और सी। यहाँ पे शायद कुछ दिक्कत हो सकती है, आइए देखते हैं, क्योंकि इसका आंसर बी। आर्टिकल 20 क्लॉज 2 ओनली अप्लाइज व्हेन देयर हैज बीन बोथ प्रोसिक्यूशन एंड पनिशमेंट। ठीक है, अगर आर्टिकल 20 क्लॉज 2 में कहता है कि अगर किसी भी पर्सन को प्रोसिक्यूट और पनिश नहीं किया जा सकता सेम ऑफेंस के लिए, कि दोबारा तुम्हारे खिलाफ केस नहीं हो सकता और हम पनिश नहीं कर सकते। ये सुनो, अ मैन इज अरेस्टेड एंड ट्राइड बट एक्विटेड इन द फर्स्ट प्रोसीडिंग। मार्क द वर्ड, पनिश नहीं हुआ, एक्विट हुआ है, बाइज्जत बरी। एक्विट का मतलब यही होता है ना। कैन ही बी ट्राइड अगेन फॉर द सेम ऑफेंस? यस। 20 क्लॉज 2 क्या रोकता है? वंश के खिलाफ एक केस प्रोसिक्यूट हुआ और वंश पनिश हुआ। यस, लेकिन तुम पहले केस में पनिश नहीं हुए हो, तुम पहले केस में हो गए हो एक्विट। तो दोबारा केस आने से रुकेगा क्या? नहीं रुकेगा ना। हाँ, तो यही तो हो गया, दोबारा ट्रायल शुरू कर दिया, तो इसका आंसर बी होगा ना। ओके, ये सुनो, तो इसका आंसर होगा बी। नहीं, फोर्थ का देखते हैं, इसका समझ पाए? थोड़ा और सोचो। फोर्थ वाले पे आते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वायलेट 20 क्लॉज 2। ठीक है, अब 20 क्लॉज 2 में क्या है? डबल जियो पार्टी। इसका आंसर है सी। कहता है रीट्रायल ऑफ अक्यूज्ड एक्विटेड बाय अ कॉम्पिटेंट कोर्ट। लेकिन ये भी तो है ही है, इसको 20 क्लॉज 2 नहीं रोकता। डन। लेकिन एक ये पॉइंट है कि एक और तुम लोगों को एक पॉइंट और सिखाना पड़ेगा मुझे यहाँ पे, कि और पैसेज भी पढ़ोगे तो पता चल जाएगा, कि याद रखिएगा पैसेज भी पढ़ते तो आपको इससे आइडिया लग जाएगा। एक बात याद रखना, 20 क्लॉज 2 में डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स पे 20 क्लॉज 2 नहीं लगता। यानी तुम्हें कोर्ट ने सजा दे दिया तो दोबारा से तुम्हारा डिपार्टमेंट सजा दे सकता है।
तो ये याद रखिएगा कि आर्टिकल 20 क्लॉज 2 डिपार्टमेंटल इंक्वायरी को इन्फ्रिंज नहीं करता। मेरी बात समझ पा रहे हो? जैसे मैं समझाता हूं, मान लो कि एक अक्यूज्ड को डिपार्टमेंट ने पनिश किया, ये जेल दे दिया गया, और डिपार्टमेंट ने इसके कारण उसका जॉब खत्म कर दिया, तो क्या डिपार्टमेंट ऐसा कर सकता है? यस, कर सकता है। तो तुम बोलोगे तो डबल जियो पार्टी में तो जेल गया ही उसके लिए, फिर जॉब क्यों छीन रहे हो? तो कहा जाएगा कि सर डिपार्टमेंटल पे 20 क्लॉज 2 अप्लाई नहीं होता। ठीक है, और अब आते हैं दूसरे वाले, बी वाले पे क्यों जो है ये दिक्कत आ रही है। ठीक है, कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट वायलेट 20 क्लॉज 2, है इसका आंसर बी, लेकिन बी और सी में अगर टक्कर होगा तो आपको सी पे जाना होगा। ऐसा क्यों? नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन नहीं कर सकते, जेई में कर सकते हैं, इधर नहीं कर सकते, एक ही ऑप्शन चूज करना पड़ेगा तुम्हें। नहीं, फिर जो ज्यादा सही है वो जाना होगा। अब तुमको ये बता देते हैं ज्यादा सही क्यों है, इसका समझो। एक्चुअल में 20 क्लॉज 2 ने सिर्फ इतना लिखा था कि पनिश्ड, प्रोसिक्यूटेड और पनिश्ड एक्विटल पे अप्लाई नहीं होता है, लेकिन सीआरपीसी का सेक्शन 300 है जिसने ये कहा है कि चाहे पनिश हुए हो, एक्विट हुए हो, दोबारा से केस तुम्हारा नहीं चल सकता। लेकिन इस क्वेश्चन में पूछा गया था 20 क्लॉज 2, ना कि सीआरपीसी, तो इसमें बी भी हो जाना चाहिए। लेकिन उससे ज्यादा सेफर साइड है डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में एकदम ही अप्लाई नहीं होता, इसलिए हम लोगों को डिपार्टमेंट पे जाना पड़ेगा। यहाँ पे आपको गलत ही समझना पड़ेगा यहाँ पे। नहीं नहीं, उसको आपको एक्चुअल में क्या होता है ना कि मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर करना पड़ता है, हालांकि ये बहुत क्लोज आंसर है। ठीक है, लास्ट वाला देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट कैप्चर्स द स्कोप ऑफ लिमिटेशन ऑन द 20 क्लॉज 2, इट प्रोटेक्ट्स फ्रॉम ऑल फ्यूचर लीगल कॉन्सिक्वेंसेस। ऑल कैसे हो सकता है? इट अप्लाइज ओनली टू द केसेस इन्वॉल्विंग कैपिटल पनिशमेंट ना, मृत्यु दंड, सिर्फ फांसी की सजा। हाँ, ठीक है। उसको क्लियर करो। क्या आपको लगता है कि सिर्फ जिसमें फांसी की सजा मिली है उसमें दोबारा सा केस नहीं हो सकता? ये बोल रहा है, ये कैसे हो सकता है? 20 क्लॉज 2 तो सब पे लागू होता है, चाहे मुझे 2 दिन की भी सजा मिली है तो दोबारा मुझे उस बात पे फिर से सजा नहीं दी जा सकती। ठीक है, तो इसमें तो जवाब होना चाहिए ना, इट अप्लाइज ओनली टू द जुडिशियल प्रोसीडिंग। सी होना चाहिए जवाब, बिल्कुल सही सोचे, इसका जवाब होना चाहिए सी। अरे धीरे धीरे जानेंगे ना, इसलिए रीडर बनना पड़ता है। कितना आया तुम लोग टोटल देखना 15 में? वंश का कितना है? अच्छा, वंश का है आई थिंक 13 आउट ऑफ 15। ठीक है, यानी कि अगर आपको मैं बताता हूं, कोशिश तो हमारी 90% के करीब होनी चाहिए। तो अगर 90% के करीब में आप पहुंच रहे हैं तो बहुत बड़ी बात हो जाती है। 90% के करीब में आसपास ही आप दोनों ही। ठीक है, तो थोड़ा सा पैसेज पढ़ने की आदत डालिए। ऐसे कम से कम तुम्हें 500 पैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे। एक आध तो कंफ्यूज करेगा ही करेगा, याद रखना कितना भी कोशिश कर लो, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ 2-4 क्वेश्चन चले भी गए तो क्या ही हो जाएगा। एक आध में रिस्क आएगा, 100% आज तक किसी को नहीं आता है। इसका रीजन ये है ना कि कहीं ना कहीं तो मैं फंसूंगा। ओके, एक आध में आप दिक्कत में रहोगे, उसमें बड़ा सा बड़ा दिग्गज अगर मेरे पास भी आता तो भी मैं शायद कंफ्यूज हो जाता कि क्या टिक करूं। लेकिन मुझे उसमें थोड़ा सा फॉर्म होना पड़ेगा कि भाई डिपार्टमेंटल में तो एकदम ही नहीं लगाया जाता है, वहां 20 क्लोज 2 आता ही नहीं। तो और मेरे पास एक चॉइस है कि भाई एक्विटल में नहीं, एक्विटल में चलो सीआरपीसी में फिर भी हो जाता है, एक्विट भी हो गए तो भी दोबारा सजा ये प्रोसिक्यूटिंग नहीं चलाई जा सकती। तो ये पॉइंट के कारण मैं थोड़ा सा लिबरल हो सकता था बी वाले पे। सी वाला तो एकदम कंफर्म, उसमें डिपार्टमेंटल प्रोसीडिंग्स में नहीं लगाएगी। अच्छा देखो, ये जब सीए सीखने को कब मिलती है, जब और सॉल्व करते। अब तुम्हारे दिमाग में आ गया कि भाई अगर कोर्ट ने सजा दी है तो डिपार्टमेंट दोबारा सजा दे सकता है। कोई बार नहीं है 20 क्लॉज 2 का, डबल जियो पार्टी का, कि यू कैन नॉट बी पनिश ट्वाइस फॉर द सेम ऑफेंस। ये रूल डिपार्टमेंटल रूल प्रोसीडिंग्स पे अप्लाई नहीं होता है। एक आध में दिक्कत रहता ही है, कितना भी बड़ा दिग्गज हो, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर मान लो इस 15 में से तुम्हारे आते 6, 5, 7, तो आप पथेटिक थे, मतलब तुम्हारी हालत खराब है। ठीक है, तो इतना में तो नहीं पहुंचे ना, सब 12, 11, 13 इसी में आसपास। यानी कि यहां से हमारा स्कोप है कि हम इस पे कमांड कर सकते। ठीक है, और लेकिन प्रैक्टिस बहुत करना पड़ेगा, कीप प्रैक्टिसिंग। ठीक है, प्रैक्टिस नहीं करोगे तो दिक्कत नहीं। क्योंकि देखो, जानना एक अलग चीज होता है, तुम लोग आप देखो सॉल्व करने के दौरान तुम लोग फील किए
कि सुनना एक अलग चीज है, वो थोड़ा हेल्प करता है, लेकिन पढ़ना एक अलग चीज है। ये बात ध्यान रखिए। तो ज्यादा से ज्यादा पढ़ोगे ना, मैं तुम्हें गारंटी बता रहा हूँ, जैसे होता है ना कि एक होता है थ्योरी वाला, थ्योरी वाले से जल्दी परफेक्शन प्रैक्टिकल वाले का ज्यादा होता है। तो ये प्रैक्टिकल एप्लीकेशन, यहाँ थ्योरी पढ़ रहे हो, अप्लाई करने का मौका ही नहीं मिला, मौका वहां मिलेगा। ये सुन, अब हम लोग जो आज से शुरू कर रहे हैं, वो हम लोग शुरू करने वाले हैं जो है लॉ ऑफ क्राइम। सबसे पहले समझने की कोशिश करिएगा। ठीक है, आइए देखने की कोशिश करते हैं कि क्राइम को कैसे समझा जा सकता है। सबसे पहले एक आपको पॉइंट समझना होगा, एक वर्ड को समझना पड़ेगा, उस वर्ड का नाम है रॉन्ग। तो चलो बताओ, यहीं से शुरुआत करते हैं क्राइम की, कि रॉन्ग क्या है। नहीं, वो तो ट्रांसलेशन बताया आपको, इंग्लिश में ही अगर बोलने को बोला जाए तो आप एक्सप्लेन करिए कि व्हाट इज रॉन्ग। दिमाग लगाने, देखिए यही दिमाग काम आता है तुम लोगों को, ये मत सोचना ये जो रट्टे वाला चीज है ना वो लॉ में नहीं चलता। अब आप, आपकी बात सुन के मुझे ब्लैक स्टोन याद आ गए। ब्लैक स्टोन एक यूरोपियन जूरिस्ट है, और उनसे एक दिन पूछा गया कि व्हाट इज क्राइम, कहता है व्हाट इज सिविल, तो उन्होंने जवाब दिया एनीथिंग विच इज नॉट क्रिमिनल इज कॉल्ड सिविल। सो दिस इज द लाइन। तो एज यू आर सेइंग दैट द एनीथिंग विच इज नॉट राइट इज कॉल्ड रॉन्ग। ठीक है, तो ये डेफिनेशन भी अच्छा है। ठीक है, तो लेकिन रॉन्ग का जन्म होगा कैसे, ये सोचना पड़ेगा हमें। रॉन्ग कैसे जन्म लेगा, कब कहेंगे कि यहां रॉन्ग का जन्म हुआ। रॉन्ग, गलत का जन्म कब होता है, कब कहेंगे कि हम रॉन्ग हैं। जैसे आप एक कह सकते हैं कि सर, रॉन्ग का जन्म ये हो सकता है कि समाज ने एक स्टैंडर्ड फिक्स किया था, एक रूल फिक्स किया था, और उसको आपने ब्रीच कर दिया, उसको आपने वायलेट कर दिया, तो वहां से रॉन्ग का जन्म हुआ। यू वांट टू से, जैसे अगर हम देखने की कोशिश करें कि एक आपको राइट, ओके, तो अब आपको समझना होगा, और रॉन्ग में भी आपको लीगल रॉन्ग देखना होगा। देयर में बी अ मोरल रॉन्ग एंड देयर बी अ लीगल रॉन्ग, ये भी समझना होगा। तो रॉन्ग को भी अलग अलग एंगल में देखा जाता है कि इज इट अ लीगल रॉन्ग और इज इट अ मोरल रॉन्ग। ठीक है, तो आइए एक बड़ा अच्छा सा इलस्ट्रेशन है आईपीसी में और बीएनएस में। आपको स्विमिंग आती है, और आपके सामने एक स्विमिंग पूल में एक छोटी बच्ची डूब के मर रही है, और आप कॉफी पी रहे हैं। सामने वाले सारे लोग आते हैं कि भाई साहब आपको स्विमिंग आती है, बोले बिल्कुल आती है। बोला अरे बच्चे को बचाइए, आप बोलते नहीं बचाऊंगा। आपको स्विमिंग आती है 100%, आई एम सर्टिफाइड स्विमर, और आपने नहीं बचाया, वो बच्ची डूब के मर गई। कैन यू बी अरेस्टेड? नहीं। अब आप कह रहे हैं नहीं सर मुझे अरेस्ट नहीं किया जा सकता, बेस समझिएगा, आपका कहना है अरेस्ट किया जा सकता है, अब दिल से मासूम, दैट्स द पॉइंट ना। मोरली आप रॉन्ग हुए, मैं बताओ रॉन्ग है यहाँ पे, रॉन्ग है, लीगली नहीं है, लेकिन मोरली आप रॉन्ग है। ताऊ जी के पैर नहीं छुए, ताऊ जी घर में आए, और ताऊ जी सब बढ़िया, बोला हाँ बेटा सब बढ़िया, बैठ जाइए फिर। देख रहे यार, ना नमस्ते ना पैर छुआ। ये सुनो, मम्मी आई, कह रहे बेटा आपका बिगड़ गया है, गलतियां करने लगा है, तो आप कहते गलतियां कैसे, लीगली रॉन्ग नहीं है लेकिन मोरली रॉन्ग है आप। ये सुनो, सो वी हैव टू अंडरस्टैंड कि इज इट अ लीगल रॉन्ग और अ मोरल रॉन्ग। फिलहाल हम जब आईपीसी पढ़ेंगे तो कौन सा रॉन्ग देखेंगे, लीगल रॉन्ग, तो हम इससे कंसर्न नहीं रखते मोरल रॉन्ग, हमें देखना है लीगल रॉन्ग। लीगल रॉन्ग कैसे जन्म लेगा, ओके। जैसे आप लोगों ने 90s के गाने सुने होंगे, उसमें हर गाने में था, अगर आप देखिएगा ध्यान से, और आप गानों को सुनिएगा, थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं, ठीक है। उसमें एक गाने हुआ करता था, भाई तू जहां जाएगी मैं तेरा पीछा करूंगा, पीछा करना पीछा करना पीछा करना, ओके, हर गाने में।
होता था, तेरा पीछा ना मैं छोड़ूंगा सोनिए, चाहे भेज दे मुझे जेल में, ये वो दिस दैट, ओके तू जहां जहां जाए मैं पीछे पीछे आऊं। आईपीसी में एक क्राइम बना दिया गया स्टॉकिंग, अब पीछा करना क्राइम। तो जब नहीं था और आप किसी का पीछा कर रहे हैं तो क्या उस वक्त आपको अरेस्ट किया जाता? अब अगर किसी गर्ल को आप स्टॉक कर रहे हैं तो आप अरेस्ट हो जाएंगे। तो आपको समझना पड़ेगा कि सर हो क्या रहा है। अ थिंग विच वाज नॉट रॉन्ग इज नाउ अ रॉन्ग, अ थिंग विच इज अ रॉन्ग मे नॉट बी अ रॉन्ग टुमारो। ये सुनो, जैसे आपको एक बहुत अच्छा सा एग्जांपल देखता हूं, आप लोग देखिएगा कि क्या हुआ। ये एक डब्ल्यू नाम की वाइफ है और ये एच नाम का हस्बैंड। ओके, ये मान लो दया भाभी है और ये जेठालाल, ठीक है। और एक दिन सोसाइटी में आया जॉन अब्राहम, और दया भाभी और जॉन अब्राहम का रिलेशनशिप हो गया बिना जेठालाल से पूछे हुए। क्या जेठालाल जॉन अब्राहम के खिलाफ केस कर सकता है उसे? अच्छा, दया भाभी की मर्जी से हुआ है, कोई रेप नहीं है, ये याद रखिएगा। तो इनके बीच में जो इंटरकोर्स हुआ, जो रिलेशन बना, वो दोनों आपसी सहमति से, म्यूचुअल एग्रीमेंट से हुआ, लेकिन जेठालाल से नहीं पूछा गया। वो कहती है मैं अपनी बॉडी का मालिक मैं हूं, इसने इसके साथ रिलेशनशिप बना लिया, जेठालाल को पता चल गया। ओके, भीड़े ने उसको बता दिया कि भाई क्या, आई सॉ योर वाइफ ओके विद जॉन अब्राहम in that particular room for 3 hours and the gate was closed. Mark the words, ध्यान से सुनिएगा। एक बात याद रखिए, क्राइम में आपको लीगल की तरह सोचना है, लिटरेचर वाला स्टूडेंट नहीं बनना है कि सावधान इंडिया जैसे आम आदमी देखता है सावधान इंडिया को ना, वो फील करता है। लीगल इंसान सावधान इंडिया को फील नहीं करता, बस देखता है लॉ पॉइंट पे क्या हो सकता है, उसके बॉडी पे कोई चेंज नहीं है। ओके, जैसे डॉक्टर्स और एक आम इंसान में बहुत फर्क होता है। ओके, डॉक्टर बर्न केसेस देख के क्या होता है, बर्न केस अभी 90% बर्न केस, एक महिला यहां खड़ा कर दूं आप कांप जाएंगे, आप हाथ लगाने की तो बात छोड़िए, आप बॉडी को छू भी नहीं पाएंगे। डॉक्टर उसके बॉडी को भी छू, ओके ओके चलो स्ट्रेचर लाओ, उसके बॉडी में कोई चेंज नहीं है, माइंड उसका डॉक्टर वाला काम कर रहा है, अरे ये तो हार्ड इंजरी है, इसको ऑपरेट करना पड़ेगा जल्दी। वो घर, अरे 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 भाई कैसे छूंगा इसको, ये सब नहीं हो रहा उसके साथ। यही लीगल वालों के साथ होता है, ये बात याद रखें। लीगल ब्रेन अपने आप को अफेक्ट नहीं होने देता है किसी भी चीज से, तो ये बहुत बड़ी बात हो जाती है। और जैसे होता है ना डॉक्टर्स टच, उसी तरीके से लीगल माइंड होता है, लीगल माइंड बहुत कमाल का होता है। तो इसलिए ध्यान रखिएगा, जैसे नॉर्मल इंसान को रेप के बारे में एक्सप्लेन करो तो वो ना फील करेगा, सोचेगा अलग तरीके से। लीगल ब्रेन सोचता है यार कैसे बचेगा, कैसे इसको पनिश करेंगे, ये सोचता है। ये डिफरेंस होता है हम लोगों में और नॉर्मल सोसाइटी के लोगों में। तो ये बात हमेशा याद रखिएगा। वी आर डिस्कसिंग दिस पॉइंट। ओके, हेलो हेलो, हाँ जी, नमस्ते नमस्ते। हाँ हाँ हाँ, मैं अभी एक क्लास ले रहा था, आज शाम का कंफर्म ये मैं आऊँगा पक्का। ठीक है, कल है ना, कल सैटरडे है। हाँ कल शाम का कंफर्म कंफर्म कंफर्म। हाँ जी 100%। ठीक है, ओके ओके, टेक केयर जी, टेक केयर। हाँ जी, बाय बाय। कभी कभी मैं किसी की एक शाम पहले ही पहुंच जाता हूँ। तो अभी इन्होंने याद दिला कि सर कल शाम को ना, ठीक है, आई थॉट दैट कि आज है, क्योंकि एक्चुअली यू आर ऑक्यूपाइड इन योर केसेस, यू वॉन्ट बिलीव कल कल क्या हुआ। तो कल एक बहुत इंपॉर्टेंट केस था, तो मेरे एक क्लाइंट से बात हो रही थी, तो उनका मैटर है दिलशाद गार्डन में। तो वो डॉक्टर हैं, तो उन्होंने कहा कि सर मैं ऑपरेशन थिएटर में हूँ, आज हमारी मीटिंग नहीं हो सकती। तो मैंने कहा ठीक है सर, कोई बात नहीं, कल मीटिंग करते हैं। तो मैंने वो मीटिंग कैंसिल कर दी। कैंसिल करके मैं निकला घर, कि अब घर चलता हूँ, केसेस ड्राफ्ट करने, चीज़ें देखनी है, क्लासेस हैं, ठीक है। तो मैं घर की तरफ निकल गया, और घर की तरफ निकलते निकलते मैं किसी केस पे किसी से विचार विमर्श करते रहा, और वापस कहाँ पहुंच गया पता है, उसी क्लाइंट के घर पे। और उसके घर पे जाके फोन कर रहे, सर आए नहीं आप? बोले सर आपको मैसेज किया, आप भी बोले कि हाँ ठीक है कल मिलते हैं। दिस मच लॉस्ट कभी कभी पहुंच जाओगे आप, क्योंकि वो जो केस चल रहा था वो बहुत खतरनाक था, वो डिस्कशन चल रहा था पूरे रास्ते में, कॉन्फ्रेंस पे थे। इसलिए जनरली कहा जाता है कि लॉयर शुड नॉट ड्राइव। ओके, व्हाई दे शुड नॉट ड्राइव? वो बस एक अपने ड्राइवर को कमांड देके फिर वो खो जाता है अपने काम में। इसलिए जीवन में याद रखिएगा कि जब आप लॉ में आएंगे ना, तो क्योंकि वो फोकस की जरूरत होगी, और फोकस वहां डेविएट कर सकता है, इसलिए आप अवॉइड करिएगा ड्राइविंग। ठीक है, फिलहाल तो मैं ही ड्राइव करके आ गया हूँ, लेकिन ट्राई करिएगा, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, तो हम लोग बात कर रहे हैं जेठालाल, बताओ ये जेठालाल से बिना पूछे हुए जेठा ये दया भाभी ने जॉन अब्राहम के साथ रिलेशन बना लिया।
अब जेठालाल को पता चल गया, क्या जेठालाल जॉन अब्राहम को जेल भेज सकता है? ठीक है, लेकिन आपको पता है सिर्फ कुछ साल पहले ऐसा ये कर सकता था, जब सेक्शन 497 आईपीसी में हुआ करता था, जिसको कहते हैं एडल्ट्री। एडल्ट्री में अगर हस्बैंड परमिशन नहीं दिया है तो आप उसकी वाइफ के साथ रिलेशन नहीं बना सकते, और अगर ऐसा आपने किया है तो ये हस्बैंड आपको जेल भेज सकता है, अपनी वाइफ को तो नहीं भेज सकता, आपको जेल भेज सकता। ये एडल्ट्री हुआ करता था, यानी कि वाइफ यूज्ड टू ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। लेकिन जब जोसेफ शाइन के केस में, जोसेफ शाइन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया के केस में, बस कॉन्सेप्ट को याद पड़िएगा, आपको ये सब नाम ज्यादा मायने आप लोगों के लिए नहीं रखता, आप लोगों को वो अंडरस्टैंडिंग बहुत डेवलप करनी पड़ती है, ये याद रखें। पीजी वालों को ये सब लिखना पड़ेगा, कौन सा केस सर, कौन जज था सर, क्या हुआ था सर, ये यूजी वाला नहीं पूछता। यूजी वाला बताता कॉन्सेप्ट बताओ कि क्या है, सेक्शन नंबर आपके लिए मायने नहीं रखता, केस का नाम आपके लिए मायने नहीं रखता, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक, तो हुआ क्या कि 497 में, यानी कि उस वक्त जब 497 था तो वहां पे कहा गया कि ये क्राइम, वाइफ यूज्ड टू ट्रीटेड एज अ प्रॉपर्टी ऑफ द हस्बैंड। हस्बैंड हां कह दे तो क्राइम नहीं, और हस्बैंड ने अगर हाँ नहीं कहा है और उसके बिना मर्जी के उसकी वाइफ के साथ कोई और इंसान रिलेशन बना ले, इवन वाइफ हाँ भी कह रही है तो भी, दिस मैन was competent to send this man behind bars. नहीं, वाइफ के मैटर में, हाँ 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 बिल्कुल सही, बिल्कुल ये था। तो उस केस में क्या कहा जाता था कि जनरल केसेस में अगर वाइफ प्रोस्टिट्यूट है तो उसके हस्बैंड की मर्जी देखी जाती थी। ओके, मर्जी कैसे पता की जाती है, आपको पता था और आपने डिनाई नहीं किया तो इसका मतलब है आप एग्रीड थे। दैट्स द पॉइंट ना, इसलिए एग्रीड हो गया ना, उसका कंसेंट आ गया ना कि आप एग्रीड थे। तो मैं तो कह रहा हूं हस्बैंड की मर्जी से अगर सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है वाइफ के साथ तो वो क्राइम नहीं था, तो फिर किसी भी क्लाइंट को ये जेल नहीं भेज सकता था। अगर प्रोस्टिट्यूट थी इसकी वाइफ, लेट्स इमेजिन कि शी इज सनी लियोने और उसका हस्बैंड, और वो इंडिया में, और सनी लियोने कई सारे पॉर्न साइट्स में उन्होंने काम किया हुआ है, तो मान लो एक नए पर्सन के साथ वो पॉर्न साइट पे काम कर रही है, तो उस कंडीशन में इसका हस्बैंड सनी लियोने को जेल नहीं भेज सकता, क्योंकि उसको उसका प्रोफेशन पता है और आपने नहीं रोका, इसका मतलब है अलाउड है। ये सुनो, तो ये पर्सन को आप जेल नहीं भेज सकते, जो दूसरा बी पर्सन होगा वहां पे। सो दिस विल बी द लाइन, तो ये मार्क करना होगा। लेकिन 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 2025 में क्या हस्बैंड की कंसेंट लेने की कोई भी आवश्यकता है, और क्या वो उसको जेल भेज सकता है? नो, ये क्राइम ही नहीं है आज की तारीख में, इट इज नो मोर और रॉन्ग। यानी कि वाइफ अब अपनी मर्जी की मालिक है, हस्बैंड से परमिशन लेने। अब 2025 में सेम केस, तो डाइवोर्स हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। जेल भेजना बहुत अलग चीज होती है और डाइवोर्स लेना अलग चीज होती है। एक इनोसेंट इंसान जिसको एक लेडी ने इनवाइट किया, अब उसके साथ उसका रिलेशनशिप बन गया, ओके, और उसका हस्बैंड जो है उसके खिलाफ जेल करके अब उसको जेल में डाल दिया है, ये चीज खत्म हो गई है। अब नहीं कर सकते, वाइफ पे यहां पे एडल्ट्री में 497 में केस नहीं होता है, क्रिमिनल केस नहीं, अभी भी, तब भी नहीं होता था और अब भी नहीं होता है। सिर्फ डिवोर्स ले सकते हो, कुछ भी कर रही, तो चीट के लिए जेल थोड़ी है, सिर्फ डाइवोर्स है, जेल नहीं भेज सकते आप। मेरी मर्जी भाई, माई बॉडी माई रूल ना, योर बॉडी योर रूल, सबमिट योर बॉडी वेयर एवर यू वांट टू सबमिट। ये सुनो, दैट इज अ फ्रीडम आई हैव, फंडामेंटल राइट है मेरे पास। मुझे अपनी बॉडी कहां सबमिट करनी है वो मैं डिसाइड करूंगी ना, या मैं डिसाइड करूंगा। ये सुनो, सो दिस विल बी द पॉइंट। तो अब देखो ये रॉन्ग था लेकिन अब रॉन्ग नहीं है। एक और उठाते हैं 377, अननेचुरल सेक्सुअल रिलेशनशिप, ओके, और अननेचुरल सेक्सुअल ऑफेंसेस। तो पहले जैसे मैन वर्सेस मैन के बीच में रिलेशनशिप को अलाउ नहीं किया जाता था, आपको पता है। तो क्यों नहीं किया जाता था, उसका रीजन था सेक्शन 377। तो बिकॉज ऑफ द सेक्शन 377 ऑफ द आईपीसी, द रिलेशनशिप बिटवीन अ मैन विद मैन was not allowed, or a woman with a woman was not allowed. Okay, unnatural, natural sexual relationship माना जाता है मेल एंड फीमेल ओनली, ओके, तो ये अलाउड नहीं था। लेकिन यहीं पे मेरी पर्सनल लिबर्टी तो खत्म हो गई, मैं किसके साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स करूंगा
ये डिसीजन मेरा होना चाहिए कि सरकार का? तो आप कहेंगे सर आपका होना चाहिए, या नहीं भी करना है मुझे किसी के साथ सेक्सुअल इंटरकोर्स, या करना है, ये मेरा डिसीजन होना चाहिए। ये सुनो, तो अल्टीमेटली अनकॉन्स्टिट्यूशनल इसे डिक्लेयर किया गया। तो एक भारत में एक बहुत एक शायर हुए, उनका नाम था, नाम दिमाग से निकल रहा है, वो 377 पे बहुत अच्छा बोले थे। फिराक, फिराक गोरखपुरी। तो फिराक साहब जो है 377 जब थे, तो फिराक साहब एक पार्टी में बैठे हुए थे, ओके, और यहाँ पे एक गर्ल बैठी हुई है और एक बॉय बैठा हुआ है, और फिराक साहब यहाँ बैठे हुए, ठीक है। तो इस टेबल पे एक गर्ल एंड बॉय है, और 377 उस वक्त था, याद रखिएगा, यानी कि सेम सेक्स रिलेशनशिप अलाउड नहीं है। तो फिराक गोरखपुरी यहाँ पे बैठे हुए थे, तो बहुत देर से एक लेडी को देख रहे थे वो। तो उस लेडी को बहुत बुरा लगा, आधा घंटा हो गया, 1 घंटा हुआ, उसके बाद वो लेडी फिराक साहब के पास आई। वो जानती थी कि फिराक गोरखपुरी है, भारत के बहुत बड़े शायर है। तो फिराक के सामने आए और कहा कि फिराक साहब, मैं बहुत देर से आपको देख रही हूं कि आप मुझे देखे जा रहे हैं, ठीक है। तो फिराक ने एक लाइन कही, ओके, फिराक ने कहा कि मोहतरमा आप ये मत समझिए कि फिराक आपकी फिराक में है, मोहतरमा आप ये मत समझिए कि फिराक आपकी फिराक में है, फिराक तो उसकी फिराक में है जो आपकी फिराक में है। समझ रहे हो दिस पॉइंट? फिराक तो उसकी फिराक में है जो आपकी फिराक में, जो तुम्हारा बॉयफ्रेंड है मैं उस पर इंटरेस्टेड हूं, तुम पे नहीं। ये सुनो, लेकिन फिराक को इतना घुमा के क्यों बोलना पड़ा? दैट्स टाइम देयर वाज 377, जेल चला जाता है ये सुनो, तो इसको घुमा के बोलना पड़ रहा है, नहीं नहीं ऐसा कुछ नहीं है। आज की तारीख में फिराक को क्या इतना घुमाने की जरूरत है? वो सीधा कह सकता है आई एम इंटरेस्टेड इन यू, या सुनो, और आप देख रहे हैं। लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट इनकी मैरिज को अलाउ नहीं कर रही है, लेकिन रिलेशन को अलाउ कर दी। ये भी कमाल हुआ है। मतलब अब बिना मैरिज के रिलेशन बनाओ जायज है, लेकिन मैरिज नहीं कर सकते। सुप्रीम कोर्ट को अभी हिम्मत नहीं आई है मैरिज अलाउ करने की। दे हैं, ओके, they have given you only the rights to make relationship, that is not the offense। नहीं कर सकते, ठीक है, बना सकते। ट्रांस को तो शादी के अलाउड है, ओके, ट्रांस वगैरह जो है ना, जैसे वो शी ट्रांस ही ट्रांस ऐसे में वो शादी करते हैं, ठीक है। तो वो जो भी है, ही ट्रांस है या शी ट्रांस है, उसके बेसिस पे वो शादी कर सकते हैं, ठीक है। तो दिस विल बी द पॉइंट। मान लो शी ट्रांस है तो ही से शादी कर लेगा, और अगर वो ही ट्रांस है तो ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड कॉन्सेप्ट है, तो वो देखा जाता है कि ट्रांसजेंडर्स को तो राइट दिया गया है कुछ जगहों पे, ठीक, क्योंकि उसमें, लेकिन सिर्फ जो कंप्लीटली एक बॉय है, कंप्लीट बॉय एक कंप्लीट बॉय के साथ शादी नहीं कर सकता, कंप्लीट गर्ल एक कंप्लीट गर्ल के साथ शादी नहीं कर सकती। अब आ रहा है बायोलॉजिकली जो सेक्स चेंज कर लिया है, क्या वो कर सकते? बिल्कुल कर सकते, क्योंकि हाँ, हाँ, और लड़का बन गई तो अब वो लड़की से करेगी ना, ठीक, नहीं अब वो लड़की नहीं रही, और देयर वाज अ गर्ल हु कन्वर्टेड इनटू अ बॉय, सो राइट नाउ का स्टेटस देखा जाएगा ना, तो फिर देयर वाज अ प्रॉब्लम, तो फिर इट मे बी अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स। आप सेक्स चेंज कर लेते हैं और वो मेंटल क्रुएल्टी माना जाएगा, उस बेसिस पे डिवोर्स ले सकते हैं। भाई कल जाके आप हिंदू से शादी के कन्वर्ट हो गए, इस्लाम में चला गया, तो क्या करोगे? डिवोर्स। ये सुनो, एक अच्छे इंसान से शादी किए थे, कल जाके क्रुएल्टी करने लगा, क्या करोगे? डिवोर्स। ये सुनो, हो गया, राम से शादी किए, कल जाकर रावण बन गया, क्या करेंगे? डिवोर्स। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि आपको उसको जान से मारने का अधिकार होगा या कुछ करने का, यू कैन टेक डिवोर्स होम। तो अगर ऐसा हुआ, अगर ये वापस गर्ल बन गई, जो कि बहुत मुश्किल है, ठीक है, सो तो जेंडर चेंज कराना इतना इजी प्रोसेस है आपको लग रहा है? वन ऑफ माय स्टूडेंट रिसेंटली जो है उसने जेंडर चेंज कराया, ठीक है, और हमारे सामने ही वो पूरा से लड़का बना, तो शी वॉज अ गर्ल, हाँ, उसका नाम था गरिमा, अब उसका नाम है गर्वित, ठीक है, हाँ। तो और वो कंप्लीट बॉय में चेंज हो गया। अब ट्रांसजेंडर चेंज करना फीमेल टू मेल, ये याद रखिएगा, सबसे टफ है। मेल टू फीमेल बनना आसान, बायोलॉजिकली अगर जितने भी ऑपरेशन है,
दो पार्ट में जेंडर चेंज होता है। गर्ल अगर मैन बनना चाहती है तो बहुत टफ है। ओके, जैसे अपर साइड से आप बन सकते हैं, लोअर साइड के जितने ऑपरेशंस हैं वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड। ठीक है, तो लेकिन बॉय फीमेल बनना बहुत आसान है मेडिकली। दिस इज इजी टू कन्वर्ट अ बॉय इनटू अ फीमेल। ठीक है, तो ये पॉइंट, उनका भी अधिकार होना चाहिए। अगर कोई बनना चाहता है, नहीं रहना चाहता है अपने उस जेंडर में, और अगर साइंस इतना डेवलप कर गया तो पूरा अधिकार है कि वो जो बनना चाहे बने। ठीक है, तो मैं इंटरफेयर नहीं करता और मैं सम्मान करता हूँ कि अगर कोई ऐसा हुआ भी है तो हमें रिस्पेक्ट करना चाहिए। ठीक है, दैट्स द पॉइंट ना। लोग गुलाम बनना चाहते हैं, सुसाइड सुसाइड तो नहीं कर रहा है ना कम से कम। उससे तो लाख गुना अच्छा है ना कि जिसने सुसाइड कर लिया प्रेशर में आकर। ओके, कम से कम जीना चाहता है, किसी भी रूप में जीना चाहे। ये सुनो, तो दिस क्या, नहीं नहीं ऐसा नहीं, बहुत जगहों पे राइट धीरे धीरे उनको मिलने लगा है। ठीक, क्या, नहीं, धीरे धीरे मिलने लगा है। ठीक है, तो आज नहीं कर आप रोक रहे हैं किसी चीज में, कई चीजों के ऊपर रोका गया है उनको। नहीं, दिस विल बी द पॉइंट ना, तो हर जगह पे नहीं, लेकिन इंटरनेशनल क्रिकेट बोले थे, ट्रेड बोले थे। अच्छा अच्छा ठीक है, क्रिकेट में तो थोड़ा सा बैन लगा, मुझे ट्रेड सुनाई दिया। तो मुझे लगा इंटरनेशनल ट्रेड में क्या उसको प्रॉब्लम। समझ गया मैं, वो पावर के गेम के कारण जो है आप वीक पावर में खेल रहे हैं हाई पावर बन के, तो थोड़ी सी दिक्कत होगी, क्योंकि वो तो 160 की स्पीड से फेंकेगी, और पूरी वुमेन वर्ल्ड वुमेन टीम में 120 मुश्किल से फेंक पाए तो फेंक पाए। ठीक है, मुझे तो नहीं लगा कि 140 का भी वो फेंके। 140 तो नहीं गया, वही मैंने कहा 140 तक तो मुझे नहीं दिखा कोई। ठीक है, जबकि वो शोएब अख्तर कितना 160 65 70 फेंक रहा है। हाँ हाँ, देखो कुछ चीजों पे तो बार लगाना ही पड़ेगा। ठीक है, तो अभी आप देखेंगे उसमें जॉली LLB 3, तो उसमें एक बड़ा इंटरेस्टिंग लाइन मैंने तो देखिए। क्या, अरे वो देखना चाहिए, तो बहुत सही है। तो उसमें वो एक लड़का होता है, तो वो उसमें कहता है कि भाई कि लड़का है कि लड़की, ये चीज में प्रॉब्लम थी, बोले कि हम इसको जेल भेज रहे हैं। तो वकील साहब कहते हैं कौन से जेल, अभी ये पता नहीं है कि वो लड़का है कि लड़की, बोले कौन से जेल भेजोगे। बोला अगर लड़के वालों के जेल में भेज गया और कल पता चला कि लड़की है तो आप तो रेप करवा दोगे इसका, और अगर आपने इसके लड़की वालों जेल में भेज दिया और पता चला कि ये लड़का है तो सारी लड़कियां अनसेफ है। तो बोला ठीक है, बेल ग्रांटेड, छोड़ो इसको बाहर ही रहने दो। दिमाग लगाने वाली बात होती, एक सेकंड के लिए वो खेल गया। तो ये गेम समझना। अच्छा, तो हम लोग वापस आइए। क्या, हाँ, इसको डिफेंस मिलेगा और क्या। अभी आइए देखते हैं, अभी अनसाउंडनेस ऑफ माइंड इज अ कंप्लीट डिफरेंस। खाने में कुछ नहीं होता है, कोर्ट में देखो तुम मेंटल हो या नहीं हो हमें फर्क नहीं पड़ता। कोर्ट को इस बात से नहीं फर्क होता है कि सच क्या है, कोर्ट इस बात से चलती है कि प्रूव क्या किए। सर्टिफिकेट से सिर्फ नहीं होता, छोड़ना भी पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि उसके पास अगर पड़ेगा, लेकिन अभी मैं आपको सिखाऊंगा, अभी उसको समझने की कोशिश करेगा कि पुलिस वाले भी लॉ में कमजोर हो जाते हैं कभी कभी। चलिए, उसको मैं आपको बताता हूँ कि क्या सिचुएशन है और कैसे जो है वो डिफेंस ले रहे हैं, और क्या पुलिस वाले गलती कर रहे हैं जो छोड़ देते हैं। पुलिस वाले कई क्रिमिनल को भी छोड़ देते हैं। बस सर, लेकिन उसको फंसाया कैसे जाता है और वो मेंटल है कि नहीं है, उसका सिचुएशन देखना हो। क्योंकि ऐसा अगर रिस्की पर्सन घूम रहा है तो मेंटल असाइलम में क्यों नहीं भेजा गया, दैट्स द पॉइंट। ठीक है, तो आपको उसके लिए, आप भी उसके लिए जो है रिपोर्ट करवा के उसको मेंटल असाइलम में डलवा सकते हैं। ठीक है, तो ये भी पॉइंट है, उसके लिए सिर्फ उसके घर वाले नहीं, आसपास पड़ोसी रिश्तेदार कोई भी उसको जेल भेजा। तो इसलिए सर्टिफिकेट से कोर्ट नहीं डिसाइड करती कि तुम पागल हो, याद रखिएगा, तुम्हारे कंडक्ट से डिसाइड करती है। पेपर नहीं चलते अनसाउंडनेस में, अनसाउंडनेस तुम्हारी हरकतें चलती है, ये याद रखिएगा। वरना तो दुनिया में मेडिकल सर्टिफिकेट बनाना कितनी देर की बात। पेरेंट्स के अलाउ करने से सोसाइटी को रिस्क में थोड़ा डाला जाएगा। पेरेंट्स के कहने पे ऐसा नहीं होता कानून ना, क्रिमिनल चीजों में या रिस्की चीजों में लॉ जो कहता है वो करना होगा।
नहीं, क्यूरेबल होने तक, अगर क्योर हो पाए या फिर उसको सेफ कस्टडी के लिए भेजा जाता है, ऐसे नहीं आप बाहर घुमा सकते हो कि रिस्क है, चाहिए उसका भी रूल। आइए तो रॉन्ग को देखने की कोशिश करते हैं। तो रॉन्ग को समझने की कोशिश करेगा, सोसाइटी में एक स्टैंडर्ड बनाया गया है और उस स्टैंडर्ड के अगेंस्ट जाओगे, उस रूल के अगेंस्ट जाओगे तो वो रॉन्ग हो जाता है। कल जो चीजें रॉन्ग नहीं थी आज वो रॉन्ग है, और ये कोई गारंटी नहीं है जो चीज आज रॉन्ग है वो कल भी रॉन्ग रहेगा, ये भी याद रखिएगा। ये सुनो, अब रॉन्ग दो तरीके से हो सकते हैं, एक होता है प्राइवेट और एक होता है एक रॉन्ग जो पब्लिक को अफेक्ट करे। देखो दो तरीके से रॉन्ग होते हैं। जैसे अगर मैंने तुम्हारे साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया, समझने की कोशिश करिएगा, अगर मैंने आपके साथ ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया तो बताओ ये पब्लिक रॉन्ग है, पूरी सोसाइटी पब्लिक अफेक्ट होगी या सिर्फ आप अफेक्ट होंगे? एक प्राइवेट पर्सन अफेक्ट होगा या पूरी सोसाइटी खतरे में आ जाएगी अगर मैं तुम्हारे साथ एक कॉन्ट्रैक्ट तोड़ दूं? हाँ, तुम्हारा अपना ही कॉन्ट्रैक्ट। मेरा आप लोगों के साथ कॉन्ट्रैक्ट था तो सप्लाई 2 बैग्स ऑफ पोटेटोज अगेंस्ट 2000 रुपीज, और ये कॉन्ट्रैक्ट मैंने ब्रीच कर दिया, ब्रेक कर दिया, तो ये प्राइवेट रॉन्ग है कि पब्लिक रॉन्ग है? प्राइवेट रॉन्ग है। कैन आई बी पनिश्ड? क्या मुझे जेल भेजा जा सकता है? नहीं। यस नो? तो रॉन्ग दो तरीके के होते हैं, एक प्राइवेट रॉन्ग और दूसरा पब्लिक रॉन्ग, याद रखिएगा। ठीक, प्राइवेट रॉन्ग को हम लोग क्राइम नहीं कहते, ये ऑफेंस नहीं होता। ऑफेंस कौन से कैटेगरी में फॉल होता है? पब्लिक रॉन्ग की कैटेगरी में, ये यहां फॉल होता है। तो ऑफेंस इज फॉलिंग अंडर द कैटेगरी ऑफ पब्लिक रॉन्ग, वो पब्लिक रॉन्ग की कैटेगरी में फॉल होता है। सोच के देख लीजिए। और इसीलिए कहते हैं कि आप लोगों ने देखा होगा कि अच्छा सिविल केस में आप नाम देखेंगे नीता वर्सेस मुकेश, क्रिमिनल केस में आपको एक अलग ही नाम दिखेगा, राजा राम वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार। तो आपने कहा कि सर ये क्या है? भाई जिसको चोट पहुंचाया और जिसने मारा है उन दोनों के बीच में केस होना चाहिए ना, स्टेट कहां से आया? भाई अगर मैं ये उठा के आपको हर्ट कर दूं तो केस मेरा और आपका हुआ ना, उदय सर वर्सेस वंश, ये केस होगा ना। लेकिन यहां केस होगा उदय सर वर्सेस स्टेट ऑफ एनसीटी दिल्ली, ओके, नेशनल कैपिटल टेरिटरी दिल्ली, ये केस का नाम रहेगा। यस, आप हरियाणा के होंगे तो हरियाणा में अगर केस चलेगा तो उदय सर वर्सेस ओके स्टेट ऑफ हरियाणा। अक्यूज्ड वर्सेस स्टेट, विक्टिम के साइड से स्टेट आ जाता है। क्यों? क्योंकि क्राइम इज अगेंस्ट द सोसाइटी। क्राइम पूरे सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, किसी एक पर्सन के अगेंस्ट नहीं। ये बताइए कि आपके बगल वाले कल घर में चोरी हुई है, क्या अगले दिन आप भी प्रिकॉशन ले लेते हैं? क्या आप थोड़ा प्रिकॉशन लेते हैं, थोड़ा सावधानी बरतते हैं? हाँ या ना? तो आपने कहा कि सर हम सावधान हो जाते हैं, आपके अंदर भी डर आया ना? यस। क्यों आया? क्योंकि क्राइम सोसाइटी के अगेंस्ट होता है, इसलिए। और सोसाइटी की रक्षा करने की जिम्मेदारी किसकी है? स्टेट की। तो किसको आना चाहिए यहां केस में विक्टिम की तरफ से? स्टेट। सो दैट्स व्हाई यहां पे स्टेट आता है, याद रखिएगा। तो क्रिमिनल केसेस में जनरली यू विल बी फाइंडिंग द स्टेट, समझते हुए चलिएगा। और क्राइम जो है वो पब्लिक रॉन्ग होता है, वो प्राइवेट रॉन्ग नहीं होता है। तो जब भी क्राइम को समझिएगा इधर समझना है, क्योंकि वो सोसाइटी एट लार्ज को अफेक्ट करता है। समझ पा रहे हैं इस बात को? तो क्राइम इज अ पब्लिक रॉन्ग, इट्स नॉट अ प्राइवेट रॉन्ग। ये सुनो, अब क्राइम करने के स्टेजेस कौन कौन से हैं? क्राइम होता कैसे है? अगर आपको कोई क्राइम करना है तो क्राइम के स्टेजेस को जानना जरूरी है कि सर क्राइम किया कैसे जाता है। सो व्हाट आर द स्टेजेस ऑफ क्राइम? सो प्लीज रिमेंबर देयर आर 4 स्टेजेस ऑफ क्राइम। क्राइम 4 स्टेजेस में किया जाता है, अपने अपने माइंड में फिक्स करिएगा कि क्राइम अगर करना है तो 4 स्टेजेस। सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले क्राइम करने के लिए चाहिए आपको इंटेंशन। दिस इज द फर्स्ट रूल। पहला रूल क्या है? आपके पास होना चाहिए इंटेंशन। ओके, ऑब्जर्व करते हुए चलिएगा। तो सबसे पहले क्राइम करना चाहते हो तो एक माइंड सेट सोच के देखिए, आपको जनरेट करना पड़ेगा एक गिल्टी माइंड। ऑब्जर्व द लाइन। ओके, तो अगर क्राइम करना है तो सबसे पहले क्या चाहिए? इंटेंशन। ओके, सोचो, बिना इंटेंशन के क्राइम हो सकता है? जनरली अगर आप मर्डर करना चाहते हैं, सर मुझे तो पता ही नहीं चला कि मैं बिना पता चले मैं मर्डर कर देता हूं,
अरे तो भाई तुम फिर क्राइम नहीं कर रहे हो, तुम तो विक्टिम हो, तुम्हें तो डिफेंस चाहिए, बेचारा पागल। यस नो? सो याद रखने की कोशिश करेगा कि जब भी क्राइम करना हो तो आपको चाहिए इंटेंशन। इंटेंशन को कहते हैं मेंस रिया, गिल्टी माइंड। सो रिमेंबर दिस पॉइंट, क्राइम करने के लिए एक सबसे बड़ा एलिमेंट चाहिए जिसको कहते हैं मेंस रिया। मेंस रिया मतलब सर, मेंस रिया का मतलब होता है आपका गिल्टी माइंड। तो आपका माइंड गिल्टी होना चाहिए। ओके, सो यू मस्ट हैव गिल्टी माइंड। नहीं, अनजाने में जनरली क्राइम नहीं माना जाता है, एक्सेप्ट वो ऑफेंसेस जिसमें मेंसरिया नहीं चाहिए। अभी सुनिएगा, अभी थोड़ा आपको समझना पड़ेगा कि क्या क्या लाइनें हैं, इसको एक बार बेस समझ जाइए तभी आप बेहतर समझ पाएंगे। क्या 1:30 1 बजे क्लास है क्या तुम्हारा? कहाँ? सुभाष नगर? यही तो है सुभाष नगर, ये रमेश नगर। ओ ठीक है, चलो ठीक है, ध्यान से पढ़ते, 1 बजे वाइंड अप करेंगे फिर। ठीक है, तो देखो पहले एक बार समझ जाओ, बेस समझ में आ गया। आज मेन था वो, उससे तुम्हारी दिमाग आइडियोलॉजी ओपन होनी चाहिए। आई बी शेयरिंग मोर, मेरे पास तो और भी तैयार है, मुझे एक निकलना पड़ गया था वरना मैं 10-20 और शेयर कर देता। आई विल बी गिविंग 300 to 400 पैसेजेस, जस्ट रीड देम एंड सॉल्व देम। ठीक है, हाँ यही तो है पूरा पेपर। मैं एक ना प्रीवियस ईयर भी पेपर आपको 2-3 सॉल्व कराऊंगा, उससे और ना कॉन्फिडेंस आएगा कि आता कैसे है पेपर। लेकिन पहले थोड़ा ये कर लो, इससे थोड़ा थोड़ा लेवल ऊपर आ रहा है। अचानक वो पेपर देके घबरा जाओगे, थोड़ी आदत लग जाएगी, फिर 10-5 प्रीवियस ईयर पेपर सॉल्व करो। ओके, और एक अभी लाइव ला रहे हैं मॉक्स का, तो वो मैं तुम लोगों को लिंक भेज दूंगा, तुम लोग भी उस मॉक्स के लाइव में ज्वाइन करो। ठीक, दर्शकों आइए देखते हैं, अभी समझते हैं 4 स्टेजेस क्राइम के होते हैं। सबसे पहले इंटेंशन चाहिए, जिसको कहते हैं मेंस रिया। दिस पॉइंट, तो मेंस रिया, अब इंटेंशन क्या होता है? अगर आपसे पूछा जाए कि व्हाट इज इंटेंशन, हाँ करना कर रहे हैं, ठीक है, तो सोच समझ के मैं एग्जाम की तैयारी कर रहा हूं, तो क्या मेरा इंटेंशन है एग्जाम में पास होना? इंटेंशन वर्ड यूज कर सकते हैं, क्राइम में इंटेंशन वर्ड रॉन्ग वर्ड है, नेगेटिव वर्ड है। एक वर्ड में अगर कोई पूछे रीजन टू, ये रीजन है, इंटेंशन एक रीजन टू डू समथिंग, इट इज अ रीजन ऑफ द ऑफेंस, कि वो क्यों करना चाहते। यहां सिर्फ बुरी देखना। हाँ, क्राइम में इंटेंशन का मतलब रॉन्ग वर्ड है। इंटेंशन का मतलब यहां क्या होता है? गिल्टी माइंड, मेंस रिया। गुड माइंड नहीं, गिल्टी माइंड। नहीं, इंटेंशन अच्छी नहीं, यहां इंटेंशन का लॉ में सीधा एक मतलब होता है, आपका पर्पस सेव करना होता है, मोटिव होता है वो, यहां मोटिव था उसे बचाना। ठीक है, तो मोटिव से आपका इंटेंशन थोड़ा बच सकते हैं आप, लेकिन यहां पे इंटेंशन का मतलब सीधे एक वर्ड याद रखिए, नेगेटिव वर्ड है इंटेंशन। इंग्लिश में उसको कुछ भी बोलते रहे, यहां लॉ में उसका एक ही मतलब है, नेगेटिव। अगर मैं कहता हूं कि इसको इंटेंशन था जनाब, तो यहां ये नहीं बोला जाता है कोर्ट में कि अच्छा इंटेंशन था कि बुरा इंटेंशन। इंटेंशन था मतलब बुरा इंटेंशन था। सर इनका पर्पस जो था, इनका मोटिव था उस बच्ची को बचाना था, उसका इंटेंशन नहीं था उसे मारने का। ठीक है, तो हम ऐसे बोलते हैं, ऐसे नहीं बोल सकते। इंटेंशन का मतलब है कि नेगेटिव, ये एकदम दिमाग में याद रखना, लॉ में इंटेंशन कभी पॉजिटिव नहीं बोलते हम। ठीक है, तो स्पेशली क्रिमिनल लॉ। तो रीजन, आप एक रीजन क्या है आप उस रॉन्ग को करने का, तो इंटेंशन है। और किस अल्टीमेट, और एक अल्टीमेट रीजन होता है, एक इमीडिएट रीजन होता है कि हम ये करना चाहते हैं, इससे हमें अल्टीमेटली ये मिलेगा। तो जो अल्टीमेट रीजन है उसको मोटिव कहा जाता है, जिसके लिए, सो दिस इज द अल्टीमेट, दिस इज कॉल्ड द अल्टीमेट रीजन। सो द अल्टीमेट रीजन इज कॉल्ड द मोटिव, याद रखिए। सबसे पहले देखिएगा इंटेंशन, तो एक माइंड जो भी क्राइम करना चाहते हो, मान लो तुम्हें चोरी करना है, तो सबसे पहले तुम्हारे दिमाग में इंटेंशन आना चाहिए, ओके, कि मुझे इसका बैग उड़ा देना है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। ये सुनो, लेकिन सिर्फ इंटेंशन से क्राइम माना जाएगा?
मान लो मेरे दिमाग में इंटेंशन है लेकिन कर कुछ नहीं रहा हूं, दिमाग में सोचा भी है बैग तो उड़ाऊंगा एक दिन, ठीक है, दोस्त पूछता है क्या सोचता रहता है, देख लेना एक दिन बैग तो उड़ाऊंगा इसके, ओके दिस पॉइंट, और पागल तो नहीं हो गया, कुछ भी सोचता रहता है, क्या वो पुलिस को रिपोर्ट करके मुझे अरेस्ट करवा सकता है? पुलिस वाला आ गया, हाँ जी क्या सोच रहे थे? सर सोच रहा था उसका बैग एक दिन उड़ाऊंगा तो पक्का, ठीक है चलो, दैट्स द लाइन ना। सेकेंड स्टेज, क्राइम सिर्फ इंटेंशन से नहीं होता है, सेकेंड स्टेज में जाना जरूरी है, उसका नाम है प्रिपरेशन। ओके, क्राइम सबसे पहले सोचा जाता है, फिर उसकी तैयारी की जाती, ये सुनो, तो भाई अब तैयारी वारी करना शुरू कर दिया है, ठीक है, डेली प्रैक्टिस करना शुरू कर दिया है, नजर रखने लगा है कि वॉशरूम कितने बजे जाता है, पानी कितने बजे पीने के लिए जाता है, सुभाष नगर कितने बजे निकलता है, ये सुनो, सुभाष नगर जब निकलता है तो बैग स्कूटी के पीछे रखता है, ठीक है, स्टॉकिंग सिर्फ लड़कियों का होता है, लड़कों का नहीं, नहीं ठीक है, नहीं नहीं, जेंडर इक्वालिटी कहाँ है एबीसी में? रेप सिर्फ गर्ल्स का है, बॉयज का कहाँ रेप नहीं होता भाई, ये गलत फहमी है। पॉक्सो वो बच्चा बच्चा है, उसको छोड़ो, रेप का चार्ज मेन ये वुमेन के ऊपर नहीं लग सकता, ठीक है दिस पॉइंट, और यही तो इसी के लिए तो कोई चार्ज नहीं है उनके खिलाफ, बाकी चार्जेस लगा सकते हैं एक्सप्लॉयटेशन का, हर्ट का, ये वो जिसका, रेप नहीं लगा सकते आप, क्योंकि रेप मैन का है ही नहीं, यही तो लड़ाई चल रही है, कितने थीसिस आ गए, कितने लोग डॉक्टरेट लिख रहे हैं, क्योंकि पूरा देश लड़ रहा है इस बात पे कि भाई मैन का रेप क्यों नहीं, जबकि आज के तारीख में आपको लगता है कि पर्सन डिस्क्रिमिनेट करते हैं मेल और फीमेल में? कुछ नहीं, ठीक है, तो बिना मर्जी के अगर एक मेल के, जैसे आप अगर वो मूवी देखिए ऐतराज, ऐतराज एक मूवी है अक्षय कुमार की और जिसमें प्रियंका चोपड़ा है, तो उसको एक्सप्लॉइट करती है लेकिन रेप का चार्ज नहीं लगा सकती, तो इस पे एक लड़ाई चल रही है, अभी मैंने एक डॉक्टरेट एक थीसिस पे, ओके, मैंने उस पर अपना कमेंट दिया था, उस बच्ची ने अभी डॉक्टर बनी है, ओके, तो शी इज द डॉक्टर राइट नाउ, साक्षी कनोडिया, तो उनके में मैंने यही लाइन कहा था कि जेंडर न्यूट्रलिटी भारत में रिकॉग्नाइज्ड नहीं, कोशिश चल रही है जेंडर न्यूट्रल बनाने की, जैसे आईपीसी में मेंटेनेंस, हस्बैंड है और गरीब है, खाने को उसको कुछ नहीं है, क्या मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा। अरे एचएमए में मिला ना, बाकी मैं कह रहा हूं सीआरपीसी में मिलेगा, बीएनएसएस में मिलेगा? नहीं मिलेगा, सिर्फ एक ही लॉ में मिलता है जो है हिंदू हस्बैंड, हिंदू हस्बैंड हटा देते हैं, मुस्लिम हस्बैंड है, मेंटेनेंस मिलेगा? नहीं मिलेगा, ये लो, और आपके देश का जो सेकुलर लॉ है सीआरपीसी बीएनएसएस, वो तो दे ही नहीं रहा है मेंटेनेंस, तो आप तो प्रॉब्लम में है ना, जेंडर न्यूट्रल लॉज कंट्री में नहीं है, इसीलिए डिमांड है यूसीसी की भी और क्रिमिनल लॉज में भी हमें इसे बदलाव करना होगा, ठीक है। सो आइए देखिए, तो दूसरा स्टेज होता है प्रिपरेशन, क्राइम को सोचने के बाद उसकी प्रिपरेशन की जाती है, कैन यू बी पनिश्ड एट द स्टेज ऑफ प्रिपरेशन? मैं प्रिपरेशन कर रहा हूं, मान लो मुझे ए को मारना है, सोच लिया कि ए को मारूंगा, ओके, लॉरेंस बिश्नोई कहता भी रहता है जी सलमान खान को मारना है, ओके, अब मान लो रिवॉल्वर भी खरीद लिया, आपको सलमान खान के मर्डर करने की कोशिश में हम गिरफ्तार करते हैं, हो गया ना, आप क्या बोले, क्या बकवास कर रहे हैं, कौन सा गिरफ्तारी, मैंने कुछ किया नहीं सर, लेकिन आप कर सकते हो, प्रिपरेशन इज ऑल्सो नॉट पनिशेबल, तो याद रखिएगा जनरली जो क्राइम के ये दो स्टेजेस हैं, फर्स्ट और सेकेंड, इनमें पनिशमेंट नहीं है, हम इसके लिए पनिशमेंट नहीं देते, नो पनिशमेंट इन जनरली इन दीज टू स्टेजेस, ओके, बट कुछ क्राइम है जहां पे प्रिपरेशन भी पनिशेबल, कुछ क्राइम है जहां पे सिर्फ प्रिपेयर करोगे ना तब भी पनिश हो जाओगे, कुछ करो या नहीं करो, डकैती, डकैती का प्रिपरेशन करना, डकैती 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 का प्रिपरेशन करना भी एक ऑफेंस, चाहे तुम डकैती करो, सर हम करते या नहीं करते इसकी क्या बात है, उसी तरीके से आप हैं, नहीं 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 नहीं, तुम दो चीजों को कंफ्यूज हो गए, क्राइम में समझना जरूरी है, मैंने एक हथियार जमा कर लिया, ठीक है, तो आप ये थोड़ी बोलोगे कि इससे मैं मर्डर ही करना चाहता था,
अरे मैं कुछ भी करना चाहता था। हाँ, अवैध हथियार है तो मुझे इलीगल आर्म्स के लिए पनिश करिए, लेकिन अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए मुझे थोड़ी पनिश कर देंगे आप। हाँ हाँ, चलो इंडल्ज है, तब भी नहीं माना जाएगा। अब मैं सुधर गया। हाँ, तो ये रखा हूं, ओके, लेकिन मैं अब सुधर गया हूं, अब मैं किसी का मर्डर नहीं करना चाहता। हाँ, बाकी चीजें करना चाहता। हाँ, नहीं, फिर भी नहीं पकड़ सकते। फिर भी आप उसको मर्डर या किसी और चीज के लिए नहीं पकड़ सकते, यही तो रूल है। आर्म्स में ही आप उसे पकड़ सकते हो। उसको आप चला दोगे उसके ऊपर अटेम्प्ट टू मर्डर का केस, कैसे चलाएंगे हम, कैसे कहेंगे? आर्म्स रखने का मतलब थोड़ी कि मर्डर ही करेगा, कुछ भी कर सकता है। संजय दत्त ने डिफेंस लिया ना भाई, कि फॉर द सेफ्टी आई केप्ट द AK-47 इन माय हाउस। ये सुनो, तो उसने कहा कि भाई उस टाइम दंगों का माहौल चल रहा था 1993, कोई भी जो है आपके घर में घुस जाएगा, तो अपने आप को बचाने के लिए उसने AK-47 घर पे रखा था। उसने ये डिफेंस ली, ठीक है, नहीं चल पाया, बहुत साल सजा भी मिली, लेकिन हाँ, लेकिन उसको मर्डर के लिए थोड़ी सजा मिली, अटेम्प्ट टू मर्डर के लिए थोड़ी सजा मिली, आर्म्स में सजा मिली। ये सुनो, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस पॉइंट कि प्रिपरेशन कर रहे हो, लेकिन प्रिपरेशन पनिशेबल समटाइम्स हो जाता है। डेकॉइटी का प्रिपरेशन पनिशेबल होता है, ऑफेंसेस अगेंस्ट स्टेट, राष्ट्रद्रोह वाले जितने भी ऑफेंसेस है वहां प्रिपरेशन के स्टेज पे ही तुम्हें पनिश कर देंगे। देश के खिलाफ कुछ करने की कोशिश कर रहे हो, तो बॉम्ब बना रहे हो, चीजें इकट्ठा कर रहे हो कि हम सरकार के खिलाफ जो है एक्शन लेंगे, बस वो प्रिपरेशन ही पनिशेबल है, तब भी तुम पनिश किए जाओगे। याद रखिएगा, स्टेट के अगेंस्ट जो प्रिपरेशन होता है वही ऑफेंस है। जब प्रूव हो जाए, सब प्रूविंग पे बात चल रही है। मर्डर पे प्रूव होने पे भी मुझे सजा नहीं मिलेगी, मर्डर करने के लिए। हाँ, प्रूव हो गया कि मर्डर करने के लिए ही रखे थे, नहीं, यस, यही तो रूल है। यस, आपको वेट करना पड़ेगा। ये क्राइम, हाँ, आपको वेट करना ही पड़ेगा, आप उसे सजा नहीं दे सकते, ये सोचिएगा। सिर्फ कुछ जगहों पे प्रिपरेशन पनिशेबल है, सब जगह पे नहीं। रिस्क है, लेकिन आपको लेना पड़ेगा। आपका जिंदा रहना भी एक रिस्क है, रोड रिस्क है, ये छत रिस्क है, कहां रिस्क नहीं है। लेकिन इसका मतलब थोड़ी कि छत में अब यहां पे वो लगा दिया जाए, नहीं ले सकते। आप उसको अरेस्ट कैसे कर देंगे कि भाई कि वो एक्शन करेगा ही करेगा, नहीं कर सकते, तब भी नहीं कर सकते। तो क्रिमिनल इंटिमिडेशन हुआ, वो अभी भी अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं, तो असॉल्ट हुआ। हाँ हाँ, तब भी तुम्हें अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं कर के लिए चार्ज नहीं किया जा सकता। तुम्हें क्या क्या चार्ज लगाया जा सकता है? तुमने उसको धमकी दी कि मैं तुझे मारूंगा, तुमने क्रिमिनल फोर्स अगर यूज कर लिया या असॉल्ट किया है, उसको दिमाग में डर पैदा किया है, उसका सजा मिलेगा, आर्म्स एक्ट में सजा मिलेगा, लेकिन 307 अटेम्प्ट टू मर्डर नहीं लगेगा तुम पे। दैट्स द पॉइंट, यही तो मैं कह रहा हूं कि क्या हम मर्डर का ऑफेंस उसके ऊपर चला सकते हैं? नहीं चला सकते। लेकिन स्टेट वाले में अगर तुम इसी बात को, इसको हटा दो और तुम स्टेट का नाम लो, आर्म्स उम्स रखे हुए हो जेब में, कल देश में तबाही मचेगी, सरकार गिरेगी, और भीड़ में कल देखना। तो स्टेट के अगेंस्ट चले गए ना, स्टेट के अगेंस्ट में सिर्फ आर्म्स रखना भी, और आप अगर तैयारी कर रहे हैं राष्ट्रद्रोह का, राजीव गांधी असैसिनेशन केस, नहीं, उसमें इंटेंशन, सिर्फ इंटेंशन कभी भी लाइबल नहीं होता। इंटेंशन जब एक दूसरे के साथ शेयर कर देगा तो कंस्पिरेसी होगा, इंटेंशन कभी भी पनिशेबल नहीं, कुछ नहीं कर सकते। अगर इंटेंशन यहां पे किसी का है तो इंटेंशन पनिशेबल नहीं होता। हाँ, इंटेंशन जब शेयर हो जाता है ना, तो उसको कॉन्स्पिरेसी कहते हैं। ये बात समझ रहे हो? नहीं, मैं इंडिया उड़ाना चाहता हूं, मैं मान लो मैं पार्लियामेंट उड़ाना चाहता हूं, मेरे दिमाग में है पार्लियामेंट उड़ाना चाहता हूं, ठीक है, दिस पॉइंट। तो आप वहां पे एक लाइन कहते हैं कि भाई कि ये चीजें करना चाहते हैं। अब मैंने इनको वंश को सुनाया कि भाई पार्लियामेंट में उड़ाने का सोच रहा हूं, तू क्या कहता है?
बोला मैं भी एग्री। तो अब ये कहलाएगा कॉन्स्पिरेसी। ये सुनो, तो कॉन्स्पिरेसी अभी आएंगे, उस ऑफेंस पे भी आएंगे कॉन्स्पिरेसी क्या है। थोड़ा इसको समझना पड़ेगा, क्राइम को ना थोड़ा इंटरेस्टिंग एरिया है, तो इसलिए दिमाग लगाना पड़ेगा कि कैसे कैसे ये काम कर रहा है, ठीक है। प्रिपरेशन जनरली पनिशेबल नहीं होता। प्रिपरेशन के बाद जो थर्ड स्टेज आता है उसको कहते हैं हम लोग अटेम्प्ट। फिर कोशिश की जाती। क्या सर अटेम्प्ट जनरली पनिशेबल होता है? यस, याद रखिएगा अटेम्प्ट की पनिशमेंट जनरली होती ही होती है। तो अटेम्प्ट टू मर्डर हो, अटेम्प्ट टू थेफ्ट हो। मान लो अटेम्प्ट टू थेफ्ट कैसे हो सकता है? तुम्हें लग रहा है कि इस जेब में पैसा है, बस में तुम मेरे साइड में खड़े हुए हाथ डाले नहीं, और तुम्हें लगा इसमें तो पैसा है ही नहीं, और तुम पकड़े गए। तो आप बोलते हो कि सर मुझे किस बात की चोरी का इल्जाम लग रहा है, इसके जेब में तो पैसा ही नहीं। क्या अटेम्प्ट माना जाएगा? चोरी तो हुआ ही नहीं, लेकिन अटेम्प्ट होगा। यस, ये इज द अटेम्प्ट। यस नो? तो याद रखिएगा अटेम्प्ट के लिए पनिशमेंट मिलता है, और अटेम्प्ट अगर सक्सेसफुल हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं कमीशन, कमीशन ऑफ द ऑफेंस। तो फिर हम ये कहते हैं कि ऑफेंस कमिट हुआ। सो यू शुड रिमेंबर कि अगर अटेम्प्ट सक्सेसफुल हो जाए तो हम लोग ये कह देते हैं कि भाई हमारा जो है अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ, और इसको हम लोग कमीशन ऑफ द ऑफेंस की कैटेगरी में रखते हैं। ये सुनो, सो वी शुड टेक केयर ऑफ दिस लाइन। हमें यहां पे 4 स्टेजेस में क्राइम, क्या ये पनिशेबल है? यस। दुनिया में एक ऑफेंस है जिसका हो जाने के बाद सजा नहीं मिलती। सोचो, वो जब वो ऑफेंस कर दोगे तो कोई सजा नहीं जनरल है, मतलब करने से पहले सजा थी, लेकिन करने के बाद सजा नहीं। नहीं, वो तो डिफेंस ले रहे हैं, ऑफेंस की बात कर रहा हूं, डिफेंस तो अभी सब में आ जाएगा। एक ऑफेंस ऐसा है जिसको करने की सजा नहीं है, मतलब कर दिए वो ऑफेंस ना, तो नो पनिशमेंट, कोई पनिशमेंट नहीं दिया जाएगा। नहीं किए तो जनरली उसकी सजा दी जाती थी, सुसाइड। सुसाइड एक ऐसा ऑफेंस है, अटेम्प्ट टू सुसाइड। हाँ, तो अटेम्प्ट टू सुसाइड हो जाने के बाद कोई पनिशमेंट नहीं। मान लो उसने सुसाइड अटेम्प्ट करने की कोशिश करी और मर गया, तो सुसाइड सक्सेसफुल हो गया, तो कोई पनिशमेंट नहीं, लेकिन बच गया तो इसमें सजा दी जाती थी। लेकिन अभी मेडिकल वाले केसेस में अब मना कर दिया गया है, अटेम्प्ट टू सुसाइड अब पनिशेबल नहीं। हाँ, तो यही वाला रूल था कि सुसाइड एकमात्र ऐसा ऑफेंस था जिसका अटेम्प्ट पनिशेबल है और कमीशन पनिशेबल नहीं। नहीं, जो मर्जी का नहीं, आपको यू डोंट हैव अ राइट टू डाई, ये याद रखिएगा आप। नहीं नहीं नहीं, इट्स योर बॉडी बट यू आर द एसेट फॉर दिस नेशन, ठीक है, ऐसा सबको हम अधिकार नहीं दे सकते, ये याद रखने। पैसिव यूथेनेशिया अलाउड है, एक्टिव नहीं, आप एक्टिवली नहीं मर सकते। हाँ, सुसाइड के केसेस में अब मेडिकल ट्रॉमा के कारण उनको सजा नहीं दी जा रही है, लेकिन पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड ऑफेंस था, अब हटाए हैं उसको। वरना अटेम्प्ट टू सुसाइड करने की कोशिश करोगे और पकड़े जाते हैं ना तो जेल जाते हैं। यस, ठीक है, तो अब लॉ ये कह रहा है कि वो ऑलरेडी ट्रॉमाटाइज्ड है, अब वो जब बच गया तो उसको और सहयोग मिलना चाहिए, रादर आप उसको जेल में ठूस दिए क्रिमिनल्स के साथ। यस, तो अब मेडिकल जो है के ग्राउंड पे, मेडिकल जो है नीड के, नेसेसिटी के ग्राउंड पे हम अब अटेम्प्ट टू सुसाइड में सजा नहीं देते। लेकिन पहले अटेम्प्ट टू सुसाइड पनिशेबल था कि आप सुसाइड करने का, आप नदी में कूदे और मछुआरों ने बचा लिया, तो वहां से घर आओगे कि जेल जाओगे? दैट्स द पॉइंट। हाँ, क्योंकि तुमने, अरे तो लोग बता देते हैं ना, सुसाइड में जनरली जो बाहर वाले केसेस होते हैं घर वाले लोग तो नहीं बताएंगे, लेकिन बाहर जितने भी सुसाइड के मैटर्स होते हैं उसमें लोगों को तो पता चल ही जाता है, तब तो फिर कुछ नहीं हो सकता। देखो याद रखना, हमेशा तुम लोग एक बात याद रखना, तुम लोगों को हमेशा याद रखना है, तुमको पता है कि दुनिया में कितने क्रिमिनल हैं जिनके बारे में कुछ भी नहीं पता और वो मर्डर करके घर में बैठे हुए हैं। यस, मैं कितनों को तो मैं जानता हूं कि प्योर मर्डरर है और अपनी चाची को मारा था इसने और कोई केस नहीं। एक हमारे उधर एक एरिया में एक पर्सन है जिन्होंने अपने मौसी को मारा था, क्योंकि उसके मौसी का किसी और के साथ रिलेशन था, तो गुस्से में आ गया, रात में मार दिया, पूरे गांव वालों ने मिलकर उसको जला दिया कि जी मर गई, ओके, बीमारी था उसको, मर गई, कोई पुलिस रिपोर्ट नहीं, कुछ नहीं। आज वो पर्सन 70 का हो गया है,
और अपने यंग एज में मारा था उसने। दिस विल बी द पॉइंट। ऑफेंस का एक ही रूल याद रखिएगा, ये बहुत बड़ी सही बात है, जो पकड़ा गया वो चोर। नहीं, उसके खिलाफ बाकी चार्जेस है भाई, उसके खिलाफ बाकी जो है आर्म्स एक्ट, ये वो एक्ट में बहुत सारे गैंगस्टर एक्ट ये वो लगा हुआ है, पूरा गैंग बना रखा है उसने। ठीक है, तो ऐसा थोड़ी है, नहीं करा हुआ है तो अबेटमेंट का भी तो चार्ज लगेगा, करवाना भी तो ऑफेंस है, ये याद रखिएगा। सपोज दैट मैं अगर अबेट करूं तुम्हें कुछ करने के लिए, तो वो भी हाँ, अबेटमेंट ऑफ सुसाइड आज भी पनिशेबल है। अगर मैं तुम्हें अबेट करूं मरने के लिए ना, तो मैं तो जेल जाऊंगा, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, तुम्हारे बस तुम नहीं मरे तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं गया। अबेटमेंट के केस में सामने वाले का ऑफेंस करना जरूरी नहीं होता कि वो काम करे, बस मैं तुम्हें इंस्टिगेट किया, बात खत्म, मैं गया। ये सुनो, ये इनको इनक्वाइट क्राइम्स कहते हैं। सो टेक केयर ऑफ द लाइन। तो इंटेंशन, प्रिपरेशन, अटेम्प्ट एंड कमीशन, ये 4 स्टेजेस में आपको सीखना है। जनरली ये 2 स्टेजेस जो होते हैं वो पनिशेबल होते हैं। कमीशन के लिए हम उसको पनिशमेंट देते हैं, अटेम्प्ट के लिए हम लोग पनिशमेंट देते हैं, लेकिन जनरली प्रिपरेशन और इंटेंशन का पनिशमेंट नहीं होता। कुछ केसेस में प्रिपरेशन और जो है प्रिपरेशन भी पनिशेबल है, इंटेंशन जनरली पनिशेबल नहीं होता। सिर्फ इंटेंशन रखना वो काफी नहीं है, आपको इंटेंशन के साथ साथ कुछ तो करना पड़ेगा, एक्शन चाहिए। नहीं, सिर्फ इंटेंशन किसी के दिमाग में है उसको हम पनिश नहीं कर सकते, ठीक है, इट्स अ इंटरनल थिंग ना, ये सुनो। लेकिन वही चीज जब वो भारत के अगेंस्ट बोलेगा या फिर कहीं पे पब्लिक मंच पे आके बोलेगा कि मैं इंडिया को तबाह कर दूंगा, ओके, कल पार्लियामेंट नहीं बचेगा, तब फिर उस कंडीशन में अलग अलग चार्जेस आपको लगाए जा सकते हैं, क्योंकि अब आप एक्शन कर रहे हो, वरना सोचते रहिए कुछ भी। सोच तो पूरा पाकिस्तान, ये पंजाब रहा है आधा से ज्यादा, सोच तो पूरा नॉर्थ ईस्ट रहा है, कश्मीर है, लेकिन क्या सारे कश्मीर, कोई भी कश्मीरी इंडिया में रहना चाहता है क्या? देर एंटी इंडियन। नॉर्थ ईस्ट इंडिया में रहना चाहता है क्या? नहीं रहना चाहता, तो पाकिस्तान अच्छा लगता है, ठीक है, दे वांट टू बी द पार्ट ऑफ पाकिस्तान। ठीक है, देखो धर्म जो है ना इंसान को अंधा कर देता है, वो पाकिस्तान में इसलिए होना चाहता है क्योंकि उनको लगता है कि हमारे भाई बंधु सेम मुस्लिम मुस्लिम, और वही पाकिस्तान के आतंकवादी उन्हीं स्कूलों में बम लगा के उनको उड़ा देते हैं। ठीक है, वही पाकिस्तान कश्मीर में अभी बम्बार्डिंग किया और कई कश्मीरियों को मार दिया। ठीक है, नहीं, अभी जो अटैक हुआ था पाकिस्तान का, वो कहाँ बॉम्ब गिर रहे थे? कश्मीर में ही तो। ठीक है, दैट्स द पॉइंट। तो धर्म से निकलना बहुत मुश्किल होता है लोगों का, देखिए समझिए। सो लेट्स ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो ये 4 स्टेजेस हैं क्राइम के, लेकिन क्या ये पॉसिबल है कि एक ऑफेंस मैंने किया और मैं बच जाऊं? क्या ऑफेंस का डिफेंस है? वी हैव टू थिंक कि इज देयर एनी डिफेंस ऑफ द ऑफेंस? अब अलग अलग डिफेंस है, आइए देखने की कोशिश करते हैं। आप लोग बताइएगा कि इसने क्राइम किया कि नहीं किया। ठीक, अब तुम लोगों को ऑब्जर्व करना है और माइंड सेट को करना है। अब ये ए नाम का एक पर्सन है, इसका नाम है नेपाली सर्वेंट है, तो नेपाल का है, बचपन से भूत पिशाच की कहानियां सुन के बड़ा हुआ है, ध्यान से सुनते हुए चलिए। ये नाम का एक पर्सन है, इसका नाम है राम बहादुर थापा। ठीक है, और ये बचपन से भूत प्रेत की कहानियां सुन के बड़ा हुआ है, नेपाली सर्वेंट। वो एक दिन एक एरिया में आता है और वहां पे एक अफवाह है कि रात में इस जंगल में भूत निकलता है। ठीक है, तो पूरे गांव में 4-5 लोगों ने डिसाइड किया कि हम आज रात को उन भूतों को पकड़ेंगे। ठीक है, तो ये नेपाली सर्वेंट और 2-3 लोग मिलके रात में एक जगह छुप जाते हैं कि इस पेड़ के नीचे भूत आएंगे। महुआ का पेड़ है, महुआ मतलब समझते हो क्या होता है? जिससे शराब बनाई जाती है, देसी शराब। देसी शराब जो है महुआ से बनाई जाती है। ठीक है, तो उसके नीचे रात का अंधेरा है और ये लोग छुप के बैठे हुए, ध्यान से सुनते हुए चलिएगा। अपने हाथ में इसका एक कुल्हाड़ी है, खुखड़ी है। ठीक, और ऐसे छुप के बैठा हुआ है। अचानक क्या हुआ, बड़ी बड़ी लंबी लंबी परछाइयां दिखाई देती है नाचती हुई। ठीक है, तो ऐसे काली काली परछाइयां ऐसे ऐसे हिलते हुए दिखाई देता है। राम बहादुर थापा अपना खुड़की लेके दौड़ता है, जय श्री राम बोल के, और जय श्री राम बोल के अपना खुड़की आंख बंद करके चलाने लगता है। तो उसके बाद जब वो आंख खोलता है तो 2-3 औरतें
वहां पे डेड थी, क्योंकि वो जिसके ऊपर अटैक किया था भूत समझकर, वो वास्तव में घोस्ट नहीं थे, इंसान थे, महुआ बीछने के लिए आए थे, और अपना लालटेन रखने के कारण जो परछाई बन रही थी वो लंबी परछाई बन रही थी, और उनको लगा कि भूत। मार दिया उसने। राम बहादुर थापा अरेस्ट कर लिया गया, कोर्ट में लाया गया। कोर्ट में जब उसे लाया गया तो राम बहादुर थापा के ऊपर कहा गया कि क्या आपने मारा है उन्हें? तो राम बहादुर थापा ने कहा सर बिल्कुल मैंने ही मारा है उन्हें। तो बोला अब तो आपको फांसी की सजा मिलेगी, जेल जाओगे। बोले बोले जनाब लेकिन मेरी बात तो सुनिए, मेरा एक डिफेंस, मैंने ऑफेंस किया है लेकिन मेरा एक डिफेंस। बोला क्या डिफेंस? बोला सर मैंने इंसान समझ के नहीं मारा, मैंने भूत समझ के उन पे अटैक किया। बोला कि ओ भूत समझ के? यस सर। सर मेरे से मिस्टेक हुआ है। व्हाट मिस्टेक? सर मेरे से हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, मुझे से मिस्टेक ऑफ फैक्ट हुआ है, मुझसे वो फैक्ट सही से मुझे समझ नहीं आया, मुझे लगा क्या है भूत। अब ये बताओ भूत को मारना क्राइम है क्या? नहीं ना। अगर आज मैं पब्लिकली डिक्लेयर कर दूं कल रात मैंने एक भूत मार दिया है, क्या पुलिस वाले मुझे अरेस्ट कर लेंगे? नहीं करेंगे ना। तो आप बोले भूत को मारना कोई क्राइम नहीं, कुछ भी करते रहो भूत के साथ। ये सुनो, एक भूत मैंने घर में बांध के रखा है, पुलिस वाले कहेंगे नहीं 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 सर हेबियस कॉर्पस फाइल करते हैं, भूत को मुक्त कराते हैं। हेबियस कॉर्पस में वही था ना कि डिटेन करने पे रिट पिटिशन फाइल करके, तो क्या घोस्ट कैन फाइल रिट पिटिशन कि हमें आजाद कराइए? वो जो जिन है क्या नाम है वो अलाउद्दीन के चिराग में, वो कह सकता है कि हेबियस कॉर्पस लगा के मुझे बाहर निकालो? नो, he cannot say that apply the habeas corpus to take me out. No, ये सब ये इंसानों को दिया गया, आपको भी दिया गया। ओके, तो भूत को मार सकते हैं। तो राम बहादुर थापा का एक का सीधा डिफेंस था कि सर मेरे से हुआ है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। तो क्या मिस्टेक एक डिफेंस हो सकता है? ये हमारे सामने जवाब आया। आईपीसी और आज के तारीख में बीएनएस कहता है यस, मिस्टेक इज अ डिफेंस। नहीं मिलेगी, कैसे मिलेगी? कुछ नहीं मिलेगी। नहीं 3 क्या 300 मार दो। ओके, दिस पॉइंट। लॉ समझिए, ये आम इसलिए तो डिफरेंस है आप में और एक क्योंकि लोगों को लगता है जो अभी बोल रहे हो वो लेमैन बोल रहा है, अब जो सुनने के बाद बोलेगा वो एक लॉयर बोलेगा, एक जज बोलेगा, इसलिए लॉ पढ़ना जरूरी होता है। मिस्टेक ऑफ फैक्ट में अगर मैं किसी की जान भी ले लूं, 1, 2, 2000, 2 लाख, 2 करोड़ लोगों को भी मैं मार दूं मिस्टेक ऑफ फैक्ट में। ये सुनो, जैसे मुझे लगा कि क्लोरीन है और क्लोरीन समझ के मैंने पानी के टंकी में डाल दिया और वो पोटेशियम साइनाइड, पूरा शहर पी के मर गया, 20 लाख लोग, मुझे सजा मिलेगी? नो भाई, जानबूझ के तो फिर हाँ हाँ, तब प्रूव करने की बात होती है। पहले तो मैं जाकर डिफेंस लूंगा तो बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा, बाइज्जत बरी कर दिया जाएगा। और सुनो, जुवेनाइल्स को तो छोड़ भी दिया जाता है, दैट्स द पॉइंट। तो कैसे छोड़ दिए? निर्भया रेप केस में सबसे बड़ा जो खतरनाक रेपिस्ट था, जिसने रॉड डाल दिया था, इंटेस्टाइन बाहर निकाल दिया था और इतना ब्रूटलिटी की हद कर दी थी, वो बाइज्जत बरी हाँ घूम रहा है कहीं बाहर। ओके, दिस पॉइंट। उस क्रिमिनल को तो छोड़ दिए, क्यों? जुवेनाइल ने, बाकी को आपने सजा दी। यू हैव टू रिमेंबर, देश या कानून उन लोगों के सेंटिमेंट से नहीं चलता, जो लॉ है वही सीखना पड़ेगा आपको। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर वो प्रूव कर देता है, मैं हर चीज वो कह रहा हूं जो प्रूव करने पे, प्रूव को नहीं सोचिएगा, प्रूव करने के 50 तरीके। मिस्टेक ऑफ फैक्ट अगर प्रूव हो जाए तो क्या मुझे डिफेंस मिल सकता है? यस, चाहे उसका इंटेंशनल भी रहा हो, मार्क द वर्ड। लेकिन अगर मिस्टेक ऑफ प्रूफ फैक्ट प्रूव कर दिया तो ऑफेंस डिफेंस में कन्वर्ट हो जाता है और देयर विल बी नो पनिशमेंट। तो इसको हम फिर कहते हैं कि नो पर्सन शैल बी पनिश्ड। तो क्या पनिश्ड और नो पनिशमेंट? तो इसमें कहेंगे कि सर नो। फिर आप कैसे पनिश करोगे? तो डिफेंस है। तो क्या मिस्टेक ऑफ फैक्ट एक डिफेंस है? हाँ, राम बहादुर थापा को उसमें डिफेंस मिलने की बात हुई थी और कोर्ट ने कहा कि यस,
आपको डिफेंस मिलेगा मिस्टर राम बहादुर थापा। बोला क्यों सर? क्योंकि वो एक भूत पिशाच मानने वाला लोग इंसान था, और जब उसको कहा गया कि भूत, तो उसको सोचने के लिए समय नहीं था, उसने अटैक कर दिया और उसने मार दिया। उसी तरीके से एक इंसान झाड़ियों के पीछे बैठा हुआ था और आपको लगा कि जानवर है, और आपने गोली चला दी शेर समझ के, वो मर गया। उसके पीछे एक इंसान बैठा हुआ था, क्या आपको डिफेंस मिलेगा? यस, क्योंकि उस वक्त शेर को मारना कोई ऑफेंस नहीं थी इस तरीके का कि मर्डर वगैरह का। हाँ, वाइल्ड लाइफ में कुछ आपके ऊपर पेनल्टी और चार्जेस लगे, सो भी बाद में आया वाइल्ड लाइफ, पहले तो वो भी नहीं था ना। पहले तो शेर का शिकार करना बड़ी बात मानी जाती थी, ये सुनो, पहले तो शान माना जाता कि शेर मारा है इसने। हाँ, आजकल तो जेल चले जाओगे, लेकिन मर्डर के लिए जेल नहीं जाओगे, ये भी याद रहे। एनिमल क्रुएल्टी, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन के अगेंस्ट जेल जाओगे, तो वहां थोड़ी कि कभी सुने हो शेर मारने में फांसी की सजा? नहीं, तो वहां जितना सजा है वो मिलेगा, मर्डर के लिए थोड़ी जाएंगे। अब आप समझिए कि शेर समझ के आपने एक आदमी को मार दिया, क्या आप डिफेंस ले सकते हैं? यस, मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस ले सकते हैं। ठीक, अब मैं तुम लोगों को अगला पॉइंट समझाता हूं। ए ने एक मर्डर कर दिया और उसने डिफेंस लिया कि मुझे कानून ही नहीं पता कि किसी को मारना रॉन्ग है, क्योंकि मैं अनपढ़ इंसान हूं, इलिटरेट हूं, मैं सिर्फ साइन भी करना नहीं जानता हूं, ये देखिए मैं अंगूठा छाप हूं, मेरे राशन कार्ड पे अंगूठा लगा है, सब लगा है। क्या ये डिफेंस उसको मिल सकता है? इसका डिफेंस नहीं मिल सकता कि मुझे लॉ नहीं पता था। याद रखिएगा, डिफेंस मिस्टेक ऑफ फैक्ट का होता है, मिस्टेक ऑफ लॉ का नहीं। सो मार्क कर लीजिएगा, यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो मिस्टेक ऑफ लॉ का डिफेंस नहीं है, इसका डिफेंस नहीं मिलता, सिर्फ मिस्टेक ऑफ फैक्ट का डिफेंस मिलता है, ये ध्यान रहे। यू कैन नॉट टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। हाँ, डेफिनेटली गलत फायदा उठाएंगे, और याद तो इसीलिए तो हम तैयारी कर रहे हैं। गलत फायदा उठाने के लिए भी नॉलेज चाहिए। हर्षद मेहता 5,000 करोड़ इसलिए कमाता है क्योंकि उसको दिमाग, ये बात हमेशा याद रखिएगा। तो गलत फायदा उठाने के लिए भी माइंड चाहिए, और जिसका माइंड है वो अक्यूज क्रिमिनल लोगों को बचा लेता है। इसलिए तो आप डिफेंस लॉयर कल जाके बनते हैं, और करोड़ों क्यों दे रहा हूं मैं आपको, बचाओ मुझे। ये सुनो, दिस इज द लाइन ना। तो ये पूरा का पूरा सिस्टम, लेकिन आपको क्या लगता है कि हमेशा बचा लोगे? तगड़ा जज हुआ और तगड़े सबूत गवाह सब हुए, कुछ नहीं कर पाओगे। ये सब कितने बड़े बड़े लोग जेल में रहे। सहारा इंडिया का मालिक सुब्रतो रॉय, उससे ज्यादा पैसा था, 10,000 करोड़, ठीक है, 10 वो भाग गया यहां से, विजय माल्या। नहीं यहां होता तो सीधे जेल में ही होता। आशाराम बापू जेल में रहा। कई लोग हैं जिसको जेल में डाला गया और बहुत बड़े हस्ती थे। तो प्लीज याद रखिएगा कि ऐसा नहीं है कि आप बहुत बड़े हस्ती, हाँ आपको डिफेंस, वहीं पे कुछ लोग अरेस्ट नहीं हुए। जैसे बहुत बड़ा चार्ज लगा शशि थरूर पे, अपनी वाइफ के मर्डर का, केस खत्म। सलमान खान नहीं पहुंचा, ओके, शाहरुख खान का बेटा, चलो शाहरुख खान का बेटा छोटा मोटा ड्रग्स फ्रग्स का मैटर है, ठीक है, ड्रग्स वगैरह। देखो, देश को समझना पड़ेगा, एनडीपीएस के लॉज इतने हार्श बना रखे हैं इन लोगों ने, बट इतना हार्श एनडीपीएस के लॉज में कहते हैं नहीं, अब कंट्रोल भी नहीं हो रहे हैं, और चीजें जो है हार्श भी बना रखे हैं, पता नहीं वो अलग ही लेवल पहुंच रहा है। लेकिन चलो, तो ऑफेंस को समझने की कोशिश करेगा, डिफेंस को समझने की कोशिश करेगा। अगर मिस्टेक ऑफ लॉ डिफेंस नहीं, चलो तो एक सिचुएशन देते हो, तुम लोग बताना कि इसको डिफेंस मिलेगा कि नहीं मिलेगा, ठीक है। ए एक वेपन की जुगाड़ करता है और एक अपने पास गन जुगाड़ कर लेता है, और घर से निकला बी को मारने के लिए, ठीक है, किसको मारने के लिए? बी को मारने। बी के घर जब पहुंचा तो बी से मिलता जुलता एक इसका भाई है, वो बी को मारना चाहता है, याद रखिएगा, बाकी किसी को नहीं मारना चाहता। बी से मिलता जुलता, उसके थोड़ा बहुत उसका चेहरा मिलता जुलता है, ओके, या फिर उसने कभी बी को देखा ही नहीं था, लगा कि सी ही बी है, और ए ने शॉट कर दिया सी को बी समझ के। ए ने शॉट किया है सी को क्या समझ के? बी समझ के। तो भाई साहब से हो गया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। लॉ तो नहीं है यहाँ पे, यहाँ तो किसी इंसान की आइडेंटिटी, कोई लॉ पॉइंट थोड़ी गलत समझ लिया कि ये कानून मुझे नहीं पता था। उसे ये लगा कि सर मुझे ये लगा कि ये बी है, और उसने सी को मार दिया। ये सुनो, अब कोर्ट में पहुंचा, कहता है सर डिफेंस। बोला क्या डिफेंस? सब मिस्टेक ऑफ फैक्ट।
मुझसे गलती हो गई, मुझे लगा कि सर वो बी है, और बी समझ के मैंने सी को गलती से मार दिया। मैं सी को कभी नहीं मारना चाहता था। यू आर द जज, कैन ही टेक द डिफेंस ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट? यस, शाबाश। नहीं नहीं, वो सही कह रहा है। बी को मारना कोई डिफेंस थोड़ी है, और आप उसी के जगह पे किसी और को मार रहे हैं। भूत को मारना क्राइम नहीं है, शेर को मारना क्राइम नहीं है, इंसान को मारना क्राइम है ना। इसको कहते हैं ट्रांसफर ऑफ मेलाइस। दिस इज कॉल्ड द, नहीं नहीं, सी को मारने पे भी जेल जाएगा ये, मिस्टेक ऑफ फैक्ट नहीं मिलेगा उसको। हाँ, तो इसलिए तो जेल गया गया ये भाई साहब। ठीक है। हाँ हाँ, नहीं नहीं, सी में मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिलेगा ही नहीं उसे, यही तो मैं कह रहा हूं। उसे यहाँ क्रॉस लगा दो, ये नहीं मिलेगा डिफेंस। यस, क्योंकि वो किसी इंसान को मारने के लिए तो निकला था ना, और वो गलत है, चाहे बी को मारो या सी को मारो, दोनों ही गलत है। तो यहाँ डिफेंस नहीं मिलेगा। यही वाली लाइन उन्होंने कहा जो आप अब कह रहे हैं, एग्जैक्ट वही बात हो गई जो आप एग्री करते हो दोनों। इसको कहता है ट्रांसफर ऑफ मेलाइस, कि मैं तुम्हें मारना चाहता था, गलती से इसे मार दूं, तो मैं कैसे डिफेंस लूंगा, क्योंकि मैं जिसे मारना चाहता था वो भी तो रॉन्ग है, और जिसको मैंने मारा है वो भी रॉन्ग। हाँ, मैं हवा को मारना चाहता था, एक हवा है जो भूत, उसको मैं मारना चाहता था, तो गलती से आपको मार दिया, मिस्टेक ऑफ फैक्ट। उसी तरीके से एक और मिस्टेक ऑफ फैक्ट का बड़ा अच्छा सा डिफेंस है कि एक आदमी है जो मुर्दों को गाड़ता है, और 10 डेड बॉडीज आए और एक जिंदा है उसमें, बस बेहोश है, शराब पीकर रोड पे पड़ा हुआ था, म्युनिसिपालिटी वालों ने गाड़ी में डाल दिया कि लाश है, ठीक है। अब लाश पहुंच गई मुर्दा गाड़ी, और सबको देख रहा है कि सब मुसलमान है, तो उसको भी लगा ये भी मुसलमान ही है, उठा के डाल दिया गाड़ी में कि लगता है सब मुसलमानों के पास पड़ा हुआ है तो मुसलमान है, या दंगे में किसी एरिया से, मुसलमान एरिया से उठा लाए कि सबको अब हम दफनाएंगे, एक को, दो को, तीन को, चार को, पांच को, और जो जिंदा था उसको भी दफना दिया। तब तक उसका दोस्त जो दूसरा शराबी था बोला कि अरे मेरा दोस्त वहां से एमसीडी उठा के लाई थी, वो कहां गया? तो बोलता है कि वो तो मर गया था। बोलो अरे मरा कहां था, वो जिंदा था, वो बस वहां पे सोया हुआ था। तो जिसने दफनाया है उसके खिलाफ चार्ज आ गया कि तुमने जो है मर्डर किया है। जब उसको बाहर निकाला तो बेचारा पोस्टमार्टम रिपोर्ट बताता है सांस दम घुटने से इसकी मौत हुई है, यानी दफना दी इसलिए मराई। मेडिकल रिपोर्ट में पता चल गया। बोला भाई तुम तो जिम्मेदार हो। बोला सर मुझे तो लगा कि ये डेड है। क्या यहां मिस्टेक ऑफ फैक्ट मिलेगा? मिलेगा, क्योंकि डेड को मारना रॉन्ग थोड़ी है, मरे हुए को मारना क्राइम है। डैमेजेस वगैरह कॉम्पेंसेशन में, मर्डर का केस किसी पे नहीं जा रहा है। म्युनिसिपालिटी को भी लगा वहां पे पड़ा हुआ है, मर गया, म्युनिसिपालिटी ने भी चेक किया। बाकी अगर यहाँ पे उस ऑफिसर का जॉब जा सकता है, उसके ऊपर पेनल्टी लग सकती है, मर्डर का केस थोड़ी लग सकता है। चेक किया था, उन्होंने बताया कि हमने चेक किया, सांस वगैरह देखा नहीं था। ओके, नहीं, कभी कभी इतना स्लो हो जाता है कि आप नहीं पहचान पाते। देयर आर सो मेनी पीपल जिनकी हार्ट बीट बहुत लेवल पे चली जाएगी कि आप छुएंगे भी, देखेंगे नहीं पता चलेगा। ठीक है, तो उन्होंने कहा कि हमने कोशिश करी थी, हमें नहीं पता चला। कई केसेस हैं ऐसे। तो ऐसे अगर सिचुएशन में डाल दिया जाए तो फिर, जैसे कई बार गाँवों में क्या होता है कि अगर आपने देखा होगा तो आई सॉ वन ऑफ द इंसिडेंट कि लाश घर में पड़ी हुई है, सब आ गए, ओके, बिठा लिए, सब लेके राम नाम सत्य है बोल भी गए, चिता में लिटा दिए, और जब आग लगा दिए तो हल्का सा जब आग उसको फील हुआ तो अचानक उठ के बैठ गए उस पॉइंट। तो सबको लगा भूत आ गया। भूत उत नहीं होता है, कभी कभी इंसान, गांव के लोगों को पहले पता ही नहीं चलता था। कोविड में कई ऐसे केसेस थे। तो मेरा एक क्लाइंट था जो अभी जिंदा रह गया है कोविड में, तो वो एक बहुत अच्छी कहानी सुनाता है कि कोविड में डॉक्टर ने डिक्लेयर कर दिया ही इज डेड, और वो बेचारा सुन सब पा रहा था लेकिन बोल कुछ नहीं पा रहा था, और बोला सर मैं एकदम सुन पा रहा था कि इसने डेड डिक्लेयर कर दिया, अब ये मुझे जो है फेंकेंगे बाहर, या दफना देंगे, या किसी जगह पे मुझे जला देंगे। ये सुनो, अब वो कह रहा है अरे यार, अब उसका ब्रेन और सब बुरा, बॉडी सीज हो गया है, सुन सब पा रहा है लेकिन रिस्पॉन्ड नहीं कर पा रहा है। उसका ब्रेन डेथ था, ब्रेन डेड था, जिसके कारण चीजें काम नहीं कर रही थी। ओके, वो ब्लॉकेज हटते हुए एक्टिव हो जाएगा। ये बहुत ह्यूमन बॉडी में पाया जाता है, सांस बंद हो जाएगी, सब बंद हो जाएगा, हार्ट बीट, पल्स सब बंद, लेकिन वो जब ब्लॉकेज हट जाएगा तो फिर दोबारा जिंदा हो जाता है वो इंसान। तो वो स्टेटस में पहुंच गया था वो। ये सुनो, फिर उसने डेड कर दिया डॉक्टर ने। अब जलाने उलाने की पूरी व्यवस्था थी, लेकिन उसकी वाइफ डॉक्टर थी, तो उन्होंने कहा कि जब तक मैं नहीं पहुंच जाती हूं कुछ दफनाना उफनाना मत।
ओके, तो वो पहुंच गई और उन्होंने सेपरेट एक केबिन में उसको रखा, ऑक्सीजन ऑक्सीजन देते रहे और कुछ करते रहे 2-3 दिन के बाद वो होश में आ गया, उसके हार्ट बीट चलने लगी। कई कोविड में ऐसे केसेस थे जो मरे हुए नहीं थे, उन्हें भेज दिया गया शमशान, वो बाद में मरे जब उनको फेंका गया, जलाया गया, क्योंकि डॉक्टर्स को पता ही नहीं चल रहा था। कोविड के केसेस में मैक्सिमम केसेस ऐसे थे जहां पे लग रहा था कि डेड है, और डॉक्टर इतना टाइम लेना नहीं चाहते थे, रिस्क लेना नहीं चाहते, निकालो दूसरा पेशेंट लाओ, ठीक है। तो ये मैक्सिमम केसेस में ऐसे हुए हैं, तो ये याद रखिएगा। तो अब मान लो ऐसा ही केस में तुम्हारे पास एक बॉडी आया, बस 10 मिनट 4 मिनट, ओके, 1 बजे छुट्टी, 1 बजे ही ना, हाँ, तो 4 मिनट तो है अभी, ठीक है ना, तूने 1 बजे बोला था, अभी 1 बजे 4 मिनट में छुट्टी, ध्यान से बस इसको समझ लो। तो ये ऑफेंस, ये भाई साहब का डिफेंस काम नहीं करेगा। अब तुम सिचुएशन संभालना वहां पे जब पैसेज देगा वो, इसलिए मैंने तुम्हारा वो एंगल ओपन कर दिया, ये सुनो। अच्छा, एक चीज और है कि जब भी डिफेंस लोगे आपको प्रूव करना पड़ेगा गुड फेथ। ये जरूर देखना पड़ेगा कि आपने अपनी तरफ से गुड फेथ दिखाया है, ये सुनो। तो जब वो लाश आया तो मान लो वो लाश हाथ चला रहा है फिर भी गाड़ दिए, हाँ, लेकिन मेडिकल सर्टिफिकेट आपको मिल गया है डॉक्टर का कि दीज आर द 4% डेड, आप इनका अंतिम संस्कार कर दो। अब आपने वो इलेक्ट्रिक वाला जो दाह संस्कार वाला होता है उसके अंदर डाला, बटन दबाया, अंदर चला गया, ठीक है, दाह संस्कार कर दिया। अब कोई आके कहे तो आपने गुड फेथ तो मेंटेन किया। भाई डॉक्टर का मेडिकल सर्टिफिकेट आपके हाथ में है कि ही इज डेड, तो मैं अब क्या आला लगा के चेक करूं कि ये जिंदा है कि नहीं। हाँ, हरकत कुछ हो रही है बॉडी में, हाथ में, तो फिर मैं ये देख सकता। यस नो, सो वी नीड टू मार्क दिस लाइन। सो आपको यहां पे इन चीजों को मार्क करने की कोशिश करनी होगी। इस तरीके से कई ऐसे केसेस हैं जहां पे हम डिफेंस ले सकते हैं। आज हमने एक शुरुआत किया है मिस्टेक ऑफ फैक्ट, अभी उसके बाद आएगा हमारे पास इंटॉक्सिकेशन, शराब के नशे में अगर मैंने मर्डर कर दिया तो क्या वो मर्डर है। दूसरा सवाल आएगा, एक पागल किसी को मार दे तो क्या मर्डर है। तीसरा आएगा, मैं खुद कहूं कि मुझे मार दो और आपने मुझे मार दिया, तो क्या तुमने कोई गुनाह किया। ये सवाल, कई सारे ऐसे डिफेंसेस हैं। उसके बाद और भी क्राइम्स है, तो वी नीड 2 मोर क्लासेस टू फिनिश बीएनएस या फिर आईपीसी, ठीक है। हाँ, कल तो हुई, कल भी क्लास है और परसों भी क्लास, ओके, 2 दिन में खत्म कर देंगे हम लोग क्रिमिनल। उसके बाद टॉर्ट्स नहीं, एक टॉर्ट्स है और क्या बचा, कॉन्ट्रैक्ट, टॉर्ट और कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है। तो फिर हमारे टॉर्ट्स एंड कॉन्ट्रैक्ट हो जाएगा, और एक लीगल डेवलपमेंट जो पूरे साल में हुआ है, ओके, वो पढ़ना पड़ता है, उसकी एक क्लास चाहिए, ठीक है। तो पूरे साल में जो है, तो मान के चलो 6 से 7 क्लासेस और हमें चाहिए होगा, ओके, मतलब कल 2 क्लासेस के बाद 6 या 5 या 6 क्लास कंप्लीट हो जाए। उसके बाद मॉक सॉल्व करते रहो, डाउट्स में मुझसे पूछो, ठीक। दैट विल बी द थिंग, लेट्स वाइंड अप द सेशन हियर, सी यू सून, थैंक यू।